Hi, my name is Ramiz Raja, and I appeared on Rewind with Samina Pirzada. It's a fabulous show, and obviously, you like it, you subscribe to it too. रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं रमीज़ राजा। आप लोगों ने देखा है उन्हें क्रिकेट खेलते हुए, कमेंट्री करते हुए, लेकिन आज जानेंगे हम रमीज़ राजा कैसे इंसान हैं। आइए मिलते हैं रमीज़ राजा से। थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपका शुक्रिया, आप तो इतने बिजी स्टार हैं। मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ। रियली? और मैं आपकी फ़ैन हूँ। नहीं, सीरियसली, मतलब मेरा जब कॉलेज वगैरह में थे, यूनिवर्सिटी में थे, आपके ड्रामे और आपको बहुत एडमायर किया। थैंक यू, मैंने आपको बहुत एडमायर किया। झूठ। नो, आई लाइक द वे यू हैंडल एवरीथिंग, है ना? हाँ, मतलब मेरा ये क्रिकेट के हिसाब से मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा। शो के शुरू में ही करते हैं ऐसी बात। जब मैं कप्तान था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और आखिरी लम्हे थे मेरे, सो जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता था और इंडिया से हमें हैमरिंग पड़ रही थी, सो वो जो मैनेज कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, वो इंग्लैंड का क्रू था। वो कह रहे व्हेन आर यू रिटायरिंग, व्हेन आर यू रिटायरिंग। तो मुझे बड़ा ऑड लगता था कि मैं पाकिस्तान का कप्तान हूँ और बड़ा ऑफेंसिव क्वेश्चन। उसने कहा नहीं, हमें एक कमेंटेटर की ज़रूरत है। सो जब मैं घर में आया तो जब घर में डिस्कशन की अपनी बीवी से, मैंने बात की तो उसने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, कमेंट्री बूढ़े लोग करते हैं यार, तुम किन चक्करों में पड़ रहे हो। सो जो पहली गिग मिली तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। सो उसके बाद मेरा भाई वसीम राजा, वो जिंदा था तब, तो उसने कहा कि तू क्या कर रहा है, ये अच्छा भला करियर है। सो फिर उसके बाद, क्योंकि एक वो माइंड बना होता है कमेंट्री के साथ कि बूढ़े लोग करते हैं, बट अब ये फील्ड जो है ये क्रिकेटर्स के हाथ में आ गया। सो इसलिए इट्स क्वाइट एंजॉयबल, इसलिए कि हम पुराने मेट से मिलते हैं, एक सर्किट बन तो गया। ये किस तरह होता है, ये हाजिर दिमागी? क्योंकि जब आप बैठे हैं और आपने इतना कुछ, इतने लोगों के नाम कैसे याद रखते हो? हाउ डू यू डू दैट? असल में एक तो गेम खेली हो तो आसान है। आपको अगर मैं कहूँ कि ये लाइट आपकी ठीक नहीं है तो आप खुद ही एडजस्ट कर लेंगी शॉट के हिसाब से अपने ड्रामे में। सो इसी तरह से क्रिकेट का भी होता है। सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो अंग्रेज़ी आपकी ज़ुबान नहीं है। सो 30 सेकेंड्स में आपने एक अंग्रेज़ी दान को बीट करना है उसी की गेम में। और दूसरा ये है कि आप कप्तानी करते हैं माइक के ऊपर। जो अच्छे कमेंटेटर्स हैं ना, वो बताते हैं आपको, फॉर एग्जांपल आप किचन में काम कर रही हैं, सो मैंने आपको इतनी अच्छी कमेंट्री का लेवल दिया कि आप भाग के आती है कि क्या हुआ, ये क्या बात कर रहे हैं। सो एक हमें ये भी बताया जाता है कि किस तरह से खवातीन को खींच के लाना है क्रिकेट की तरफ। अच्छा, और I didn't know that. हाँ, ये ऑफ कोर्स। और तीसरा ये कि आपको, जैसे मैंने कहा कप्तानी, सो ये फील्डर वहाँ पे क्यों है, ये बॉलर क्यों बॉलिंग करा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं व्यूअर को, कि उसको समझ आए कि हाँ इस वजह से ये चीज़ हो रही है। सो So did you know this? होता है। आई थिंक इंटेलिजेंट एनालिसिस बड़े इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में भी और क्रिकेट में भी। क्योंकि और मैं समझता हूँ कि पढ़ाई आपको और कुछ नहीं देती है, कोई करियर गारंटी नहीं करती है, बट जो राइट एंड रॉन्ग फैसले हैं, क्योंकि आप पढ़ते हैं और आपको सवाल के जवाब सही या गलत देना पड़ता है, तो आपकी एक माइंड ट्रेन हो जाता है। तो वही आपकी एनालिसिस अगर स्ट्रांग होती है तो आपको नौकरी मिलती जाती है। तो कभी आप करते हैं कि उर्दू में सोचते हैं और फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं? नहीं, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ उर्दू कमेंट्री का। आप यकीन करें, मैं बड़ी देर से ये आइडिया प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि जो उर्दू का ह्यूमर है ना, और जो अपनी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, वो इंग्लिश में नहीं कर सकते। बट मुझे नहीं समझ आती है कि अभी तक क्यों नहीं ये ट्राई करते हैं। कई दफ़ा करना पड़ता है, आई थिंक। नहीं, पहले तो होता था। हाँ, पहले थी, मगर अब वो बिल्कुल ही स्विच ओवर हो गया है टू इंग्लिश मीडियम। और हालांकि लोगों की भी, खैर लोग समझते हैं, क्योंकि क्रिकेट की जो लिंगो है वो इंग्लिश हो या उर्दू हो, वो मोस्टली वही रहती है। लेग बिफोर ही है, बोल्ड आउट ही है। बट मैं समझता हूँ कि लोगों को और अट्रैक्ट करने के लिए उर्दू ग्रेट मीडियम है। आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। सो अभी वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए जाएंगे, पाकिस्तान को जिताने की कोशिश करेंगे। एक सर्किट होता है हमारा, और उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आपको मोहलत नहीं मिलती है। सो ट्रैवलिंग बहुत है। कितना क्रिटिसाइज करते हैं व्हेन यू आर सिटिंग देयर एंड यू हैव दैट पावर? हाँ, ये बड़ा डेंजरस मीडियम हो सकता है, इसलिए कि किसी की पतलून उतारनी हो लाइव क्रिकेट में या लाइव प्रोग्राम में, सो 2 मिनट लगते हैं। कभी हुआ? बट नहीं, मैंने हमेशा परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, ऑब्लिक क्रिटिसाइज किया, ना कि इंडिविजुअल इंसान को। इसलिए कि फिर आप पर्सनल हो जाते हैं कि वो जो है अमीर हमजा ने वो कवर ड्राइव ठीक नहीं मारी,
मगर आप ये कहें कि ये कवर ड्राइव बेहतर लग सकती थी अगर बैट यहाँ से आता, तो वो लोगों को ज़्यादा बेहतर तौर पे उनके साथ सेटल होती है। Who do you admire in commentary? मुझे इयन चैपल ऑस्ट्रेलिया के पसंद हैं, पुराने थे, टोनी ग्रेग मर गए, वो बहुत अच्छे हैं। करंट सर्किट में बहुत सारे नए आ रहे हैं, कुमार संगकारा अच्छी करते हैं, ग्रैम स्मिथ हैं साउथ अफ्रीका के, नई जो पौध है जो रिसेंटली रिटायर्ड है वो भी बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। मैंने सुना आप फिल्म बनाना चाह रहे हो, मेरा तो नेचुरली तो क्रिकेट के ऊपर बननी है। हाँ, क्रिएटिव माइंड है। अच्छा, so लिखा है कभी, लिखते हो? नहीं, You write I don't write, but I have millions of stories to tell actually, और मुझे उसका सीक्वेंस नहीं डेवलप करता। सो अगर 10 चैप्टर में से कोई 1.5 चैप्टर में ठीक जाता हूँ और फिर मैं इधर उधर चला जाता हूँ। दैट्स व्हाई आई नीड अ गुड स्क्रिप्ट राइटर। आप मेरी मदद करें। मैं करूँगी, मगर ये कि क्रिकेट पे बनाओगे फिल्म? क्रिकेट के ऊपर भी बन सकती है, जनरल इतने हमारे टॉपिक्स हैं जिसको हम टैकल कर सकते हैं। तो व्हाई डू यू थिंक ये फिल्म बननी चाहिए? इसलिए कि माहौल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा क्राउड आ रहा है और हमारी जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर। आप ड्रामास देख लें, आप कुछ लेटेस्ट फिल्म्स देख लें। मुझे कोई बता रहा था लाल कबूतर, मैंने देखी नहीं है, बट उसकी मैंने भी नहीं देखी। हाँ, उसके बहुत रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। सो मुझे लगता है यूथ में बड़ी फर्क है हमारे। आई थिंक वो लिखते भी अच्छे हैं, क्रिएटिव भी हैं, माहौल भी ठीक होता जाएगा। मेरे ख्याल से आप क्रिएटिविटी बेस्ट करते हैं जब एनवायरनमेंट में सुकून हो और तसलसल हो। एंड आई थिंक अगले 5-6 साल में हम कहीं पहुंच ही जाएंगे। सो व्हाट वर यू एज अ किड, अ लीडर या क्वायर थे? मेरा लियो साइन है, सो लियो साइन, हाँ, सो लीडर था मैं। मैं भी लियो हूँ। हाँ, फैंटास्टिक। मेरा 14 अगस्त है, पाकिस्तान नेशनल डे। 9th August? अच्छा, 14th August? Okay, and my daughter is 15th August. हाँ, तो आपको पता है कि लियोस कैसे होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही जेन्युइन होते हैं और लीडर होते हैं। सो लीडरशिप छोटी छोटी चीज़ों में थी। फॉर एग्जांपल, जब मैं स्कूल गया तो कप्तानी मिली क्रिकेट की। थोड़ा उससे पीछे जाते हैं, लाइक बचपन में जाते हैं। हाँ, बचपन में असल में मेरा तो एक फ्लूक था टू बिकम अ क्रिकेटर, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो सिविल सर्वेंट थे। और सारी उनका जोर था कि किसी तरह से वसीम राजा क्रिकेटर बन जाए, क्योंकि वो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले थे बट कुडंट मेक इट टू टेस्ट लेवल। सो वो बड़े भाई के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो थी, तो उसको देख देख के मुझे भी शौक होता गया। कितने भाई हो आप? 3 थे। तो एक जो बहन नहीं, कोई बहन। अच्छा, ओके। सो वो 10 साल का मेरा और वसीम का डिफरेंस था। सो वो उसको देख के, और वो हीरो था उस जमाने में, अर्ली 70s में बहुत कम टेस्ट क्रिकेटर्स थे। सो नाम उंगलियों पे आप गिन सकते थे, मुश्ताक मोहम्मद और जहीर अब्बास और माजिद खान, ये सारे थे। तो ये भी जब खेलते तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक बात थी। सो फिर मेरा इसलिए हुआ कि यूनिवर्सिटी में मैं गया, कॉलेज में खेलता रहा, HSN कॉलेज में खेलता रहा। मगर वो जो हुआ ये कि एक इंडिया की टीम आई हुई थी 83 में, और मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में था, तो मेरा नाम आ गया पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। उस वक्त खेलते थे ये लोग। सो मैंने स्कोर कर दिया, तो एकदम से नाम हो गया। उसके बाद 2-3 फर्स्ट क्लास सीजन्स खेले और उसके बाद टेस्ट प्लेयर बन गया। मगर बचपन में पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस थी, और तो मेरे घर वाले अब वो क्या चाह रहे थे, क्या बने? वो चाह रहे थे कि बने, मैं बेराह रवि की तरफ ना लगूं। और वो चाह रहे थे कि मैं इतना थक जाऊं क्रिकेट खेल के और पढ़ के कि मैं कोई तीसरी तरफ देखूं ना। अच्छा, वहाँ भी आऊंगी मैं। सो इसी बेस यही था। असल में हमारे घर में स्पोर्ट्स की एनवायरनमेंट थी। अच्छा। मेरी जो मदर थी वो बैडमिंटन खेलती थी, और मेरे जो डैड थे और मेरे ग्रैंडफादर भी क्रिकेट खेलते रहे। सो वो इस तरह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक होता है। सो क्या करते थे? मतलब दिन का किस तरह गुजरता था पूरा? शरारतें कब होती थी? शरारतें नहीं थी, मैं बड़ा एक कॉय और क्वाइट सा इंडिविजुअल था। 4th क्लास तक मैं घर में पढ़ा, क्योंकि मुझे स्कूल से डर लगता था। सो एक मास्टर आता था, वो मुझे जैसे जैसे वो स्कूल में अप्रैल में एग्जाम्स होते थे, वो मेरा अप्रैल में एग्जाम लेता था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आजकल जो इतनी जल्दी ये 3-3 साल के बच्चों को 2-2 साल में डाल देते। मेरी एग्जाम्पल आप देखें कि मैंने MBA किया फाइनली, और मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने कोई मिस आउट किया। सो अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ज़बरदस्ती मत ला दें ये जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर कि जी वो जाए। स्कूल से डर क्यों लगता था? बस वैसे ही था कि मुझे अपने घर रहना था, माँ के पास रहना था। सो वो भी थोड़ा सा लाड प्यार, मैंने कहा चलो ठीक है घर में पढ़ते हैं, इसको पढ़ाई रखो। और वो ऐसे नहीं कि डार्क एजेस के मैं बात कर रहा हूँ, ये रिसेंट एक सिनेरियो है। तो उसके बाद फिर क्रिकेट का वहीं से शौक हुआ। सो घर में सब खेलते थे, बरामदे में जैसे क्रिकेट खेलते हैं,
क्योंकि भाई उस वक्त फर्स्ट क्लास खेलना शुरू हुआ था तो सबका इंटरेस्ट उस तरफ लग गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पे स्कूल में गया, सेंट एंथनीज में पढ़ा। एक हमारे दो यार थे जो कि फाइनेंस में अच्छे थे, मुझे फाइनेंस आती नहीं थी, तो वो आगे बैठता था तो मैं उसे बार बार कोनी मार के तो क्वेश्चंस लिखता था। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा था? फर्स्ट डे ऑफ स्कूल घबराहट थी। मैं वो जो उस वक्त ना ये बोर्ड के ऊपर आपके लिखते थे क्वेश्चंस और उसको आप कॉपी करके लिखना पड़ता था। फिर वो जो गर्मियों के छुट्टियों का काम था वो ब्लैक बोर्ड पे लिखना था, तो मेरे से लिखा ही नहीं जाता था, मेरी स्पीड ही नहीं थी। फिर एक मेरी नेबर थी वो लड़की, तो वो एक क्लास आगे थी, तो वो आके बेचारी फिर मेरा सारा काम उतार के मुझे कॉपी में रख के देती, तो मेरा हेल्पिंग हैंड था हमेशा से। और इसी तरह से हेल्पिंग हैंड बना, क्योंकि फिर एमबीए में जो है मेरा हेल्पिंग हैंड मेरी बीवी ने बताया, क्योंकि उसने भी एमबीए किया हुआ था। सो वो भी मेरे नोट्स, क्योंकि मैं क्रिकेट का खलंडरा टाइप था। सो उस ज़माने में जो एमबीए था वो इतना टैक्सिंग नहीं था जैसे मैं आज देखता हूँ ना। उस वक्त आप चीटिंग थोड़ी बहुत कर सकते थे। सो मेरे प्रोफेसर्स फैंस थे। एक हमारे दो यार थे जो कि फाइनेंस में अच्छे थे, मुझे फाइनेंस आती नहीं थी, तो वो आगे बैठता था तो मैं उसे बार बार कोनी मार के तो क्वेश्चंस लिखता था। वो टीचर सारे के पेपर्स उठा के तो सबको जो अच्छे वाले थे उनको उठाता था, तो मेरे कोई 40 या 45 नंबर आया। उसने मेरा नाम लिया, उसने कहा जी प्लीज़ खड़े हो जाए। खैर मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा मेरे 40 या 45 नंबर इसने क्यों खड़ा कर दिया? उसने कहा जी इनकी एक चीज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये उतना ही लिखते हैं जितना इनको आता है। yes and no। और दूसरा मुझे याद है कि वो जो एक और प्रोफेसर ने कहा कि यार ये कॉमा ते फुल स्टॉप ते बदल लिया कर, तू बिल्कुल वो नकल करके लिख दे। बट उस जमाने में थोड़ा सा क्रिकेट की वजह से मिल जाती थी एडवांटेज। तो खामोश रहते थे तो कुछ और भी करते थे, कोई म्यूजिक या कोई आर्ट? म्यूजिक, मैं किशोर कुमार के इतने गाने गाता था, इतने गाने गाता था, यानी कि बड़े भाई के जितने भी दोस्त आते थे घर, वो पहले मेरे गाना सुनते थे। और उस ज़माने मुझे याद है अरशद महमूद, वो भी वसीम के दोस्त थे, वो अपना गिटार लेके हमारे घर में आते थे। सो वो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था म्यूज़िक की तरफ, यू नो आई एम टॉकिंग ऑफ अर्ली 70s। सो वो हैपनिंग ज़माना था। तो उस तरफ नहीं जाने का सोचा? नहीं, मैंने अभी मेरे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं गाना रिकॉर्ड करूं, गाना। सो मैं फाइनली अभी जो PSL का फाइनल हुआ कराची में, सो मैंने किसी से कह के और रिकॉर्डिंग स्टूडियो उसने मेरे लिए बुक कर, उसने कहा जी गाएं आपको कौन सा गाना है। तो फिर मैंने गम का फसाना बन गया, अच्छा वो है नहीं एक इंडियन गाना, वो गाया। वो मैं इसलिए रिलीज़ नहीं अभी कर सकता क्योंकि हालात बड़े ठीक नहीं चल रहे इंडिया से, बट करूँगा क्योंकि मुझे हर चीज़ में पंगा लेना है हल्का हल्का। सो जब आपने बात की ना फिल्म की, क्रिएटिविटी की, यू नो कमेंट्री में और कुछ करने की, इसी तरह से म्यूज़िक की तरफ जाने की, ये मैं सब करूँगा। तो क्या क्या लिस्ट में है? मेरी बकेट लिस्ट में फिल्म बनाना है, ठीक है। मेरी बकेट लिस्ट में म्यूज़िक है, ठीक है। मेरी बकेट लिस्ट में बिजनेस है जो मैं एक कर रहा हूँ। सो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें। ट्रैवल तो मिल जाती है, ट्रैवल हो जाती है। अभी हम गए हुए थे केप टाउन, क्या जन्नत का टुकड़ा है, ब्रिलियंट इट वाज। यानी कि क्रिकेट का फ़ायदा ये है कि आपको कमेंट्री का कि बॉक्स सीट मिलती है, आप मैच देखते हैं, आपको काम लगता ही नहीं है, ये जैसे आपको ये इंटरव्यू काम नहीं लगता है, इट्स योर पैशन। सो इसी तरह से कमेंट्री की भी जो आपको बेस्ट सीट मिलती है और आप दुनिया घूमते हैं। अच्छा, वो जो लड़की जो नोट्स बना के देती थी, उससे दोस्ती रही बहुत अरसे या नहीं? नहीं, वो फिर हम कहीं और शिफ्ट हो गए। सो वो कहीं और चली गए। तो वो बल्कि मुझे बड़ा अफसोस होता है, हमारा घर जो है ना वो बड़ा आइकॉनिक था। ये जो गुलबर्ग छोटी मार्केट है, मिनी मार्केट, इसके ऊपर हम रहते थे। अच्छा। सो ये उस ज़माने में यू नो लेट 60s में तो सामने वो ग्राउंड एक क्रिकेट की होती थी, वहाँ जाके क्रिकेट खेलते थे। और बड़े भाई के वो, क्योंकि वहाँ पे वो खेलता था तो मैं छोटा सा जाके, और मेरे खूब नक्सीर निकलती थी क्योंकि गर्मियों में मैं पीछे, तो वो डांटता था, अम्मी को कहता था ये क्यों आ जाता है, ये पीछे खड़ा हो जाता है नेट के और इसके खून भी निकलता रहता है। खैर उस वक्त भी मुझे इतना शौक था, तो उन्होंने वो बर्बाद कर दिया एरिया, वो मार्केट। उसके बाद वो जो ग्राउंड थी सामने, उस पर पता नहीं पार्किंग बन गई है कि क्या हो गया। सो ये मैं जब भी उस जगह से गुजरता हूँ तो मेरी मेमोरीज अभी भी वहाँ रहने की है। सो वो 2-3 ऊपर फैमिलीज रहती थी,
सो वो फिर फैमिली वहाँ से आपने चली गई। देखा है कि इतना कुछ हमने डेवलप तो किया है, लेकिन हमने तवज्जो नहीं दी लोगों के बाहर निकल कर कोई स्पोर्ट्स खेलने की, हाँ बहुत है ना, खराब है, बहुत या ही रिक्रिएशन कंक्रीट की, जंगल है ना, जंगल बना मैं तो दिया। मॉडल टाउन में थैंकफुली रहता हूँ, वहाँ पे हर ब्लॉक हाँ। में एक क्रिकेट ग्राउंड है, बट अदर देन दैट आप चले जाएं, मतलब है अब तो घरों में स्कूल खुल गए हुए हैं, सो वहाँ पे कहाँ ग्राउंड्स नहीं हैं। बहुत अफसोस होता है, इसलिए कि ये जो गिरना और उठना और जीत और हार, ये आपको स्पोर्ट सबसे अच्छा समझाती है। जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जितना मर्जी मैं अपने बच्चे को बताता रहूं कि देखो ऐसा फील होता है जब आप हारते हो और ये इलेशन होती है जब आप जीतते हो, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा नहीं पता चलेगा। और ये पर्सनालिटी को बैलेंस मिलता है अच्छा, स्पोर्ट्स। क्रिकेट के अलावा और सिंगिंग के अलावा आपके घर में क्या होता था? किस किस्म की गुफ्तगू होती थी? किस तरह की बातें आपको बताई जाती थी कि ज़िंदगी को कैसे जीना है? हाँ, आई थिंक ऑनेस्टी के ऊपर बहुत जोर था, अच्छा। और क्रेडिबिलिटी के ऊपर। और उस ज़माने में सिविल सर्वेंट्स जो थे उनके जो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि अपना घर बन जाए, और तो कोई ख्वाहिश होती नहीं थी। इज़्ज़त बहुत थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब कमिश्नर भावलपुर रहे, होम सेक्रेटरी पंजाब रहे, तो GOR1 में हमारा बहुत बड़ी बड़ी हम प्रॉपर्टीज़ में रहे, मगर साइकिल पे मैं स्कूल जाता था। कभी ये जहन में नहीं हुआ कि कि कोई झंडे वाली गाड़ी उस वक्त मिलती थी 22 ग्रेड के अफसर को, कभी कुछ सोचा भी नहीं था उस वक्त। अनफॉर्चुनेटली अब सिविल सर्वेंट्स के अब उस तरह के टौर और उस तरह की इज्जत नहीं रही है, बट सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी के ऊपर बहुत जोर। और शायद यही मुझे बचा गई समीना, जब ये मैच फिक्सिंग के इश्यूज हुए। हाँ, मैं पूछने So, लगी हाँ, थी, तो हाँ। उसमें ये जो एक घर की ट्रेनिंग होती है ना, ये आपको 5 सेकंड में डिसीजन आप कर सकते हैं कि जो 8 लड़के करने की कोशिश करें ये गलत है, सोचने की भी नहीं ज़रूरत पड़ी। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पेरेंट्स की, जो हमारी ट्रेनिंग की उन्होंने, और जिस तरह से हमारे घर में एम्फेसिस थे कि इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है, और पढ़ाई के ऊपर था। मेरे फादर जो थे वो MA अरबिक थे, LLB थे। इसी तरह से वसीम ने आई थिंक पॉलिटिकल साइंस में MA किया था गवर्नमेंट कॉलेज से। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में BA किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई रावियन की। है? हाँ, मैं रावियन हूँ। सो उस लिहाज से जो था वो क्रिकेट थी, पढ़ाई थी, और तो गपशप शरारत थी। कब होती थी? शरारत इतनी नहीं थी। आई थिंक MBA में ज़्यादा शरारतें की हमने, इसलिए कि उस वक्त थोड़े से सो डांट नहीं पड़ी? नहीं, कभी डांट नहीं कान पड़ी। में नहीं वो मैं खींचे? विद इन लिमिट्स रह के शरारतें की है। अच्छा, जो लिमिट्स के वो क्या होती थी? मैं बताता हूँ। जब HSN कॉलेज से मैं गवर्नमेंट कॉलेज गया ना, तो मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि ज़िंदगी आसान भी है और इतनी खुली भी है, क्योंकि HSN कॉलेज की इन्वायरमेंट इतनी टफ है कि आपको राइट लेफ्ट देखने नहीं देते। तो सडनली जब मैं BA में गया तो इट वाज ओके टू बंक अ क्लास, मेरे लिए वो एक मिरेकल से कम नहीं था। सो वहाँ पे फिर यारियाँ बड़ी स्ट्रांग हुई। फिर कैफेटेरिया में बैठना, और वहाँ म्यूजिक बजाना। और उनकी तो म्यूजिक की सोसाइटी बहुत अच्छी सोसाइटी थी, और उस वक्त ह्यूमर भी बहुत अच्छा था आई थिंक, और क्रीम आती थी गवर्नमेंट कॉलेज में। अब मुझे पता नहीं है कि क्या है हाल। सो वो ज़िंदगी का एहसास हुआ। फिर MBA में जाके और झाका खुल गया। सो वहाँ पे फिर उस वक्त मुझे याद है नई ये गेम्स आई थी आर्केड्स में, ये बात मैं कर रहा हूँ 82-83 की। तो हम जाके पागलों की तरह वो खेलते थे, फिर क्रिकेट खेलते थे। एक बैलेंस था। तो जब आप क्रिकेट टूर्स करते हैं ना, वो सबसे बड़ा बॉन्डिंग सेशन है आपका, क्योंकि आप एक कमरे में कई दफ़ा 5 लोगों के साथ सो रहे होते हैं। कई दफ़ा आप जब टूर पे होते हैं तो आपका एक रूममेट होता है, सो उसको जांचने की कोशिश करते हैं। फिर इमरान खान के नीचे आपने अगर 8 साल टाइम बताया तो आपको वो रॉक सॉलिड कर देता है। सो ये सारी चीज़। आप लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि वो रॉक सॉलिड? वो क्या क्या करते थे या क्या कहते थे? उससे बड़ा लीडर कोई पैदा नहीं हुआ, रियली, सीरियसली। यानी कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग, डेड ऑनेस्ट, और टीम को सबसे सामने रख के। इसलिए कि लोग कहते हैं ना कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये कंट्री है। एग्जैक्टली आप वही रूल फॉलो कर सकते हैं जो आपने क्रिकेट में किया, क्योंकि ये आपको तगड़ा करती है। डिफीट से आप सीखते हैं और खड़े होते हैं। और जब हम ओथ सेरेमनी में गए थे, जब प्राइम मिनिस्टर का इन्होंने ओहदा लिया था, तो हमारे साथ एक स्पेशल मीटिंग की थी एक कमरे में क्रिकेटर्स के साथ। तो मेरा पहला ही सवाल था, मैंने कहा कि कैसे मैनेज किया? कहते हैं असल में बात यह है कि ये जो बाकी के पॉलिटिशियंस हैं ना, इन्होंने हार कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। सो जब इनका टाइम नीचे गया, ये लड़खड़ा गए, इनको समझ नहीं आती थी अब क्या करें। कहते मैं तो क्रिकेट खेला हुआ था, तो मुझे तो पता था कि परसिस्टेंस और परसिवेरेंस से आप खड़े हो जाएंगे।
और तो वो हार्डशिप्स जो थी वो मुझे इतना फ़ायदा हुआ क्रिकेट का कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सो उसमें फिर मैन टू मैन मैनेजमेंट है, फिर ओवरऑल आपको एक ब्रीफ देना कि किस तरह से मैच जीतने, ऑपोजिशन को रीड करना, और फिर मेहनत करना। अभी भी आप पूछें हायर अप से, एक दफ़ा मेरी वैसे ही हुई थी आर्मी के, तो वो कह रहे थे इससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को नहीं मिला। ये मैं आपको बिल्कुल फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ। सो आई थिंक हमें जो 2 वर्ड्स एज अ नेशन फॉलो करने हैं ना, वो है सब्र और शुक्र। ये 2 वर्ड्स के ऊपर अगर हम बेस कर लेना अपनी ज़िंदगी, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सब्र इसलिए कि डिसिप्लिन सिखाता है, आपको लाइन में खड़े होना है। आप डार्क एजेस में घुसे बैठे हैं, अभी भी नहीं निकले हैं, और इतना ज़्यादा हम मौन करते हैं। अब मैं देख रहा था, रिपोर्टिंग हो रही थी, पानी खड़ा हो गया, बारिश हो गई, तो आप हटाएं पानी। नेशंस तो ऐसी बनती है ना, अपना हिस्सा डालें उसके बीच में। सो हम जब तक और शुक्र करें कि जो है उसके ऊपर लगे रहें और आगे बढ़ें। ये ना करें कि मेरे पास कम है और दूसरे के पास ज़्यादा। सो ये 2 वर्ड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। आई थिंक इज्जत भी करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो तो सेल्फ एस्टीम खत्म कर दी ना, सेंस ऑफ सेल्फ मार दिया हमारे रूलर्स ने, जिसका मुझे इतना अफसोस है। पहली दफ़ा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत करता हूँ, इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से हम यहाँ से यहाँ खड़े हो गए। क्योंकि जो मोदी का हाल हुआ है वर्सेस इमरान, वो तो हैंड्स डाउन इमरान खान बैटल जीत गया। तो ये आप दुबई में टैक्सी वाले से पूछें कि अब वो अरब्स उनको इज्जत की नज़र से देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जांपल्स पता चलती हैं। पाकिस्तान का नाम लेते हुए आपको अब इज्जत महसूस होती है, इसलिए कि हमें पता है कि एक जो टॉप पे बैठा हुआ है वो हमें संभाल लेगा। हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक आम से बंदे के पास है जो हमारी तरह की सोच रखता है। सो इज्जत के साथ ही फख्र आता है। बिल्कुल, जब आप इज्जत करते हैं अपने मुल्क की, अपने लोगों की, अपने एनवायरनमेंट की, फिर आप फख्र करते हैं उस पर। बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए आपको डिसिप्लिन, इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और सब्र करना पड़ेगा। सब्र की गेम है। लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, रेड लाइट का आपको, वो इज्जत में ही आता है। आप दरख्तों का ख्याल रखेंगे। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। और मैं तो, एक दोस्त आया मेरे घर में और कहता है यार कि इतना मुश्किल हो गया है, सब चीज़ें महंगी हो गई। मैंने कहा यार देख मेरी बात सुन, मैं घर में बैठा रहता हूँ, मैं घर में बैठ के तो मैं अपने आप को दुनिया का रिचेस्ट मैन समझता हूँ। कहता वो कैसे? मैं कहा देखना, रिचेस्ट मैन के पास टीवी होगा, मेरे पास भी टीवी है, वो भी 2 वक्त की खाता है, मैं भी 2 वक्त की, वो भी चाय पीता है, मैं भी चाय पीता हूँ, वो भी अपने बागीचे में टहलने जाता है, मेरा भी घर में बाहर लॉन है, मैं टहलता हूँ, वापस आ जाता हूँ, मज़े से सोता हूँ, इंटरनेट पे जाता हूँ, दोस्तों से गप्पे मिलाता हूँ, दोस्त आते हैं। वो मैंने कहा जैसे ही मैं गाड़ी बाहर मेन गेट से निकालता हूँ, मुझे मेरी औकात पता चल जाती है कि मैं 10 चीज़ें नहीं खरीद सकता, 25, कोई अबाउट 60% गाड़ियाँ मेरी गाड़ी से बेहतर है। सो मुझे एक तरह से हॉल उठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको फिर अंदाज़ा होता है कि आपकी स्ट्रीट वैल्यू क्या है फॉर दैट मैटर। सो क्या मैंने कहा मैंने वो मैच ही नहीं डाला हुआ है। जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ मैं घर में रह के शहंशाह हूँ, और मैंने कहा तू भी, मेरा सजेशन है कि तू भी ये किया कर, किसी से मैच नहीं डालेगा, जिंदगी तेरी सुखी गुजरेगी। घर में शहंशाह रहो लेकिन बाहर आके आवाम बन जाओ। हाँ बिल्कुल, और फिर आप मैच ना डालें, या तो बाहर जाएं, फिर आप, क्योंकि आपको पता है रेस्टोरेंट जाएं क्या हाल होता है, आप 2 बंदों को खाना खिलाएं, पैसे ढीले करने पड़ जाते हैं आपको। इसी तरह से कुछ भी है, गाड़ी खरीदने जा आपको पता चल जाता है कितने पैसे हैं आपके पास। सो हर जगह के ऊपर, जो कि वेस्ट में ऐसा नहीं है। वेस्ट में जो एक आम आदमी और अंग्रेज और जो टॉप क्वालिटी का है उसमें कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है। यहाँ पे हमारा वैल्यू सिस्टम, और मेरा एक्सपीरियंस ये है क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेके एक जो सड़क साफ करता है उससे भी मेरा टाकरा होता है, क्योंकि क्रिकेट उसको भी पसंद है और टॉप आदमी को भी पसंद है। सो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जितना निचले दर्जे का इंसान है उतना ही ज़्यादा वो बाइज्जत है और उतना ही ज़्यादा वो हौसलेमंद है। हाँ। और डिटर्मिन्ड है, उसे फख्र भी है, और उसको फख्र भी है, और आपका वो आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प करेगा। हाँ। और जितना आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते जाएं आपके लोग एक्सपोज होते जाते हैं। तो वो पहला डिसीजन मैंने लिया कि नौकरी छोड़नी है। सो एट 21 और 22 व्हेन यू डिसाइड कि नौकरी छोड़नी है, तो ये आपको आज़ाद कर देती है, फिर आप ओपन में आ जाते हैं। जब पहले पैसे मिले थे तो क्या किया था? पहले पैसा मिला था तो मैंने अपनी माँ को अपना ऑटोग्राफ करके और 1000 रुपया दिया था जो उन्होंने रखा था।
मैंने और कहा कहाँ ये से मिला था ये? वो मेरे ख्याल से मैं अच्छा अच्छी बात यह है कि जो एक खुददारी होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं 18 साल की उम्र से पैसे बनाने शुरू हो गया था क्योंकि क्रिकेट प्रोफेशनल हो गई थी। सो अंडर 19 का टूर किया तो तब डेली अलाउंस मिलता था और मेरा पहला टूर श्रीलंका और इंडिया का था। सो आपको बड़ी 17 साल का था मैं। सो आपको पता चल जाता है रहना कैसे, ओवरसीज़ जाके आपको कैसा बिजनेस कंडक्ट करना है। सो मुझे याद है कि फिर मैं वापस आया। सो LCCA से खेला, उन्होंने कुछ डेली अलाउंस दिया। उसके बाद बैंक में हो गया क्रिकेट के बेस पे, उन्होंने पैसे दिए। फिर पाकिस्तान से खेला। सो पाकिस्तान से जब मैं खेला तो उस वक्त मैंने MBA किया हुआ था, तो मैं नौकरी कर रहा था यहाँ पे। उस वक्त तो प्रोफेशनल था नहीं। तो मैं अपनी डिग्री यूज़ करना चाहता था। होता है ना कि आप ग्रेजुएट हुए हैं। सो अमेरिकन एक्सप्रेस में मेरी पहली नौकरी लगी थी। सो मैं जाता था रोज़। तो फिर उसके बाद जब क्रिकेट की तरफ 2 टेस्ट ही खेला तो मैंने कहा कि अब तो मैं क्या करूं। तो वो पहला डिसीजन मैंने लिया कि नौकरी छोड़नी है। सो एट 21 और 22 व्हेन यू डिसाइड कि नौकरी छोड़नी है तो ये आपको आज़ाद कर देती है। फिर आप ओपन में आ जाते हैं। फिर आप अपने बलबूते पे खड़े होते हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया को, मैं नहीं हार सकता क्योंकि मेरा फॉल बैक पोजीशन है ही नहीं। सो जब फॉल बैक पोजीशन नहीं है तो आपको लड़ना पड़ता है प्रेजेंट में रह के। सो वो एक मेरी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई थी वो। और फिर क्योंकि पढ़ाई थी, फैमिली मेरी ठीक ठाक थी, तो मुझे उसका कॉन्फिडेंस था कि मैं आगे निकलूंगा। सो वो माँ को दिया था पहला मैंने साइन। अच्छा, और अपने लिए क्या किया था? अपने लिए मुझे याद है 85 के टूर के ऊपर था मेरा। सो मेरी डेब्यू है 84 की। 85 हम न्यूजीलैंड में गए तो सारे थे। सो जितने भी डेली अलाउंस मिली तो मैंने जेनिया का एक जैकेट खरीदी जो कि महा महंगी जैकेट थी उस ज़माने में। सो जब मैंने जैकेट वो खरीदी तो सब ने, जितने भी सीनियर थे, उन्होंने पहले तो मुझे गालियां दी कि तूने ये किया क्या है। मैंने कहा क्यों, मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। और अभी भी यही हाल है मेरा। मतलब आप मेरे कमेंटेटर्स के सर्किट में पूछेंगे ना तो मेरी बात ये है कि मैं इतना मर्क्यूरियल हूँ रिगार्डिंग शॉपिंग कि मैं अगर 2 दिन के लिए कहीं गया हुआ और मुझे एक बिस्तरा पसंद आ गया तो मैं उसको बुक करा देता हूँ। वो पता नहीं कब पहुंचेगा, क्या होगा, बाद में कहूँगा ये मैंने क्या ले लिया है, बट मैं उस हिसाब से बहुत मर्क्यूरियल हूँ। तो अपने लिए वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदा? नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं, फिर मुझे मिलने शुरू हो गए। सो इस वक्त बॉन्गोज हैं, संजय मंजरेकर ने इंडिया से बनवा के भिजवाए थे क्योंकि मैं बॉन्गोज प्ले करता हूँ। सो उसकी आवाज़ अच्छी है तो वो गाना गाता है। तो जब हम सर्किट में होते हैं तो हम बहुत मस्ती करते अच्छा। हैं यहाँ से। पहली मोहब्बत कब हुई थी? एक ही थी अपना, जब मैं 20 साल का था, MBA में था, तो ये मेरे साथ पढ़ती थी। सो ये जो नोट्स बना के हाँ हाँ, तो वो वहाँ से शुरू हुआ था। अच्छा। तो फिर इसने वेट किया इसलिए कि उस वक्त तो करियर मेरा था कुछ नहीं, लफूटर किस्म के थे। MBA इज़ नथिंग, नौकरियाँ वोकरियाँ थी नहीं। सो फिर एकदम से क्रिकेट की तरफ मैं जब आना शुरू हुआ, सो आप समझ लो ना कि 24 साल की उम्र में फिर मैंने टेस्ट मैच खेला। सो शी वेटेड फॉर 4-5 years एंड देन वी गॉट मैरिड। And who proposed? उसको भी जल्दी थी आई गेस, इसलिए कि होता है लड़कियां कहती हैं कि अभी 5 साल हो गए, इश्क मटक्का चल रहा है, आगे क्या करना है। सो उस लिहाज से उसको था। मेरा ये था कि जब तो तक कैसे कर रहे थे उसको, मतलब हाउ वर यू उस वक्त तो डेटिंग? मोबाइल नहीं होता था ना, फोन होता था। हाँ। तो 2 बेल्स मारी उसको, फिर वो 5 मिनट के बाद मुझे 2 बेल्स मारी, तो मैं फोन के ऊपर ही जमा रहता था। तो वो इनको समझ लग गई घर वालों के, क्योंकि चक्कर चल रहा है कि ये बेल जो बजती हाँ, है, ये 2 बेल बज के कौन बंद कर देता। माँ मेरे पूछते कौन है जेड़ा तंग कर रहा है सान। मैं कहा जी पता नहीं कौन है जी। सो वो उस तरह का वो था लव अफेयर। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि चलो शादी कर लेते हैं। फिर शादी, फिर वो हाँ, फिर तो क्या वो हुआ? नौकरी करती थी वो भी। तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में कुछ 17-18 साल उसने वाइस प्रेसिडेंट थी। सो नौकरी की। सो हमने इकट्ठे खासी आजमाइशें भी आई, इसलिए कि उस वक्त पैसे नहीं थे तो दोनों को हाथ बटाना पड़ता था। सो तो इसी तरह से फिर गाड़ी आगे चलती रही। नो, आई वांट टू नो ये मतलब किस तरह शादी हुई? मतलब वो तो जैसे होती है शादी, कैसे? मतलब किसने मैं जाके कहा अम्मी और अब्बू को किसने बताया? असल में मेरा कॉन्फिडेंस था ना, क्योंकि मैं तो कमाने वाला था, ऑन माय ओन था। सो मैंने कहा जी कि ये आप चलें, मुझे पसंद है वो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं ले गया उनको। सो उसने मुझे कहा कि मेरी मम्मी जो है ना वो पसंद करती हैं अगर कोई बंदा टाई शाई लगा के आए। तो मैं कहा यार टाई शाई कौन लगाएगा। खैर तो मैं टाई शाई लगा के मैं इंट्रोड्यूस हुआ कि जी ये वो है। तो उन्हें क्या करते हैं, तो उसने कहा जिसने MBA किया हुआ है। सो मेरा CV जो था वो इतना बुरा नहीं था, हालांकि क्रिकेट उस वक्त इतनी नहीं थी। और मेरे वाले साहब क्योंकि सिविल सर्वेंट थे और लाहौर जिमखाना में खैर वो
आते जाते थे, तो उनके वालिद को भी पता था, तो इस लिहाज से फिर इतना बचत मुश्किल हो नहीं गई। था। हाँ, बचत हो गई। बट खैर उस मतलब इसी मेरे बड़े भाई ने गोरी से शादी की थी, वसीम राजा ने। सो हमारे घर में ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही सख्त माहौल है कि तुम यहाँ नहीं जा सकते या वहाँ नहीं जा सकते। बस ये मुझे था, जब मैं पढ़ता था कि 12 बजे के बाद नहीं। सो मेरा एक कर्फ्यू टाइम 12 बजे होता था उस ज़माने में, विच इज़ ओके, यानी कि ग्रोइंग अप। हाँ, बच्चे कितने हैं? 2 लड़के। अच्छा। सो वो भी इंटरेस्टिंग है, उनके नाम पहले का तो हैदर है, बड़े का। और सो छोटे? उसने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से है जो मास्टर्स किया, और छोटा वाला जो है ना, उसका नाम अब हातिम है। सो उसका ये हुआ कि जब वो पैदा हुआ, तो बड़ा वाला जब पैदा हुआ तो मैं था नहीं, जो मेरी बीवी अभी तक मुझे छोड़ती नहीं, क्योंकि मैं कराची में क्रिकेट मैच खेल रहा था। सो वो पीछे से न्यूज़ आई, तो उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि अभी तुम्हें हाथ पकड़ के बीवी का रहना पड़ता है, क्योंकि वो एक फॉर ग्रांटेड होती है ना रिलेशनशिप के, यूल मैनेज, हाँ मैं आई मैनेज, तो हो गया खैर। तो वो जब पैदा भी हो गया, तो मैं नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे आके मैं घर सो गया। सो वो हॉस्पिटल में थी, नया बच्चा पैदा हुआ है हमारा। सो मैं नेक्स्ट डे गया अपने टाइम से 10 बजे, तो वो चली गई अपनी माँ के घर। तो वो उसने मुझे आज तक नहीं बख्शा कि तुम आए भी, तुम रात घर में सोए, तुम उसी रात नहीं आए मुझसे मिलने, और नेक्स्ट डे। तो खैर जब दूसरा हुआ तो तो उसको किस तरह फिर किया, मनाया किस तरह? मनाया बस। वो मैंने कहा यार मुझे नहीं आइडिया। हर दफा बनाना पड़ता है? नहीं नहीं, अभी भी वो जब उसकी बर्थडे होती है बेटे की, तो कहती तुम्हें याद है, तुम थे नहीं। मैं कहा हाँ याद है, दूसरे का तो मैं पकड़ के लाया था। खैर तो मैंने उसका नाम हातिम लिखवा दिया, हैदर और हातिम। सो फिर जो मेरे वालिद थे वो बड़े कीन थे किताबों को सामने रख के, और नाम देखना और ये करना, और तारीखी नाम और क्या फिट होता है, सूट करता है। तो उन्होंने उसका नाम कहा कि बेटा मेरा ख्याल है इसका नाम तुम रखो फारकुलीत। सो मैंने कहा जी इसका क्या मतलब है? उसने कहा जी कि ये हिब्रू में मोहम्मद को कहते हैं। सो मैंने कहा नाम तो डिफ़िकल्ट है। खैर जी हमने उसका नाम फारकुलीत रख दिया। सो हम उसको फारी फारी कहना शुरू हो गया। मगर जब वो उसका, क्योंकि हॉस्पिटल में हातिम नाम था, तो वो जब उसकी डिग्री वगैरह की बात हुई, ओ लेवल्स पे आया, तो उसने कहा जी नाम अब, तो उसने कहा जी वो तो फारकुलीत नहीं, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो वह खासा उसने कहा मुझे 10 साल आपने ज़ाया कर दिए इतना मुश्किल नाम रख के। क्योंकि एयरपोर्ट पे जब भी वो मेरे साथ बैठता था, तो कोई फ़ैन मेरे आके ना, आपका बेटा है? हाँ जी, क्या नाम है बेटा? तो वो कहता था फारकुलीत। उसने कहा क्या? तो 3-4 दफ़ा कहने के बाद फिर वो कहता था फारूक नाम है जी मेरा, ताकि वो भी थक गया था कि कितना मुश्किल नाम रख दिया है। सो अब वो हातिम है। सो अच्छा। वो भी पढ़ रहा है अभी स्कॉटलैंड में, फाइनल अच्छा। ईयर में। ओके, सो कोई क्रिकेट का नहीं, शौक? बड़ा वाला खेल रहा है, वो अपने आप को अच्छा। ब्रेडमैन समझता है। सो मैंने उसे कहा कि मैं उन डैड्स में से नहीं हूँ जो तुझे रोकूंगा। सो तुमने डिग्री कर ली हुई है, अगर अगले तेरे 3-4 साल भी इसमें ज़ाया होते हैं, आई डोंट माइंड इट। एक दफ़ा तो अपना पढ़ाई कितनी ज़रूरी है क्रिकेटर के लिए? ज़रूरी है, बैलेंस देती है। आई थिंक अच्छा। हमारा फैमिलीज़ का माहौल है। आई थिंक बाहर की डिग्री से आपको कॉन्फिडेंस तो आता है। सो उस लिहाज से हालांकि इसने इन्जॉय तो किया, बट ये शोएफात में पढ़ा था, ये HSN में नहीं गया। तो ये कभी भी मुझे कहता है मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, कि शोएफात की पढ़ाई और वो जो माहौल है ना बहुत सख्त था। एक तो अमेरिकन था, इसको क्रिकेट खेलने को नहीं मिली, ये बेसबॉल वगैरह खेलते रहे। हाँ। सो वो ये कह रहा था कि वो ठीक नहीं, बट आई थिंक अभी अपना सॉर्ट आउट खुद करेगा हैदर। सो आप समझते हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं हमारे फ्यूचर के, जो भी एथलीट्स हैं, उनको पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आई थिंक हम एम्बेसडर्स हैं, हाँ। हम रोल मॉडल्स हैं। अगर हमें अपने आप को संभालना नहीं आएगा, देखें ना, एक कंट्रोवर्सी होती है, दुनिया में हेडलाइंस लग जाती हैं। हाँ। सो वो गलत हेडलाइंस की वजह से आपका नाम डूब जाता है एज अ हाँ। कंट्री। सो बहुत ज़रूरी है इनके लिए कि ये अपने आप को संभालें, डूज एंड डोंट्स। और आजकल के दौर में तो वैसे भी सोशल मीडिया के थ्रू आप इतने एजुकेट हो जाते हैं। और मुझे अभी भी थोड़ी सी रहती है एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है कि जो प्रेजेंट लॉट भी है, ये उस तरह से नहीं है अलाइव और किकिंग और पर्सनैलिटी वाला जैसे हमारे दौर में था। इसलिए कि हर एक जो था एक इंडिविजुअल भी था और एक पर्सनैलिटी भी थी उसकी। आप मियादाद से शुरू करें, इमरान खान से शुरू करें, कई जितने भी आते जाएं आप, वसीम है, माजिद वकार खान, है, सब माजिद, तो, सारे हाँ। वो जो हैं। सो उनकी एक पर्सनैलिटीज़ भी थी और एक बैकग्राउंड बड़ी स्ट्रांग थी। और उस ज़माने में आपको स्कूल कॉलेज क्रिकेट स्ट्रांग थी, आपको कॉलेज में भी जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, वो गिवन था। कुछ स्पोर्ट्स सीट्स होती थी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है जो इन्होंने अब बंद कर दिए हैं। सो मैं तो चाहूँगा कि आपकी स्पोर्ट्स पे सीट्स होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में लॉ डिग्री करने के लिए, ताकि आपके अगर एक सुपरस्टार आपने प्रोड्यूस किया ही हुआ है, उसने 18-19 साल की उम्र में, तो उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ताकि जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे तो अच्छी तरह से करे। सो ये जब आप कोच
जब कोचिंग करते थे, तो क्या आपका कोच देखता था इन चीज़ों के बारे में भी कि आपने किस तरह अपने आप को हैंडल करना है, किस तरह हाँ, मेरे ख्याल से जो ओवरऑल 360 डिग्री की जो ट्रेनिंग है ना, एक तो आपके हाथों में भी होती है, इसलिए कि पैसा आ जाता है, फेम आ जाती है, आपके करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर लेकिन अगर क्यों होते हैं ज़्यादा करप्ट? इसलिए कि कुछ ट्रेनिंग नहीं होती, बेसिक बैकग्राउंड जो है ना, वो आपको ये चीज़ें नहीं बताती अनफॉर्चुनेटली। जहाँ से प्लेयर्स या टैलेंट आता है ना, वो वेल राउंडेड नहीं होते, और फिर उनको समझ नहीं आती कि वो चीज़ ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और उस वक्त तक बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि उसका डैमेज बहुत ही लंबे स्केल पे होता है। सो आई थिंक पढ़ाई भी जाती है, ये जो NCA ये बड़ा अच्छा काम करती है, इसलिए कि यहाँ पे नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो लाहौर में है, सो ये अंडर 15 अंडर 17 के जो बच्चे आते हैं, क्योंकि मेरे किताब में एनवायरनमेंट से आप चैम्पियंस क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट से आप क्रिएटिविटी क्रिएट करते हैं। सो इसी तरह से अगर अच्छी इन्वायरमेंट होगी जहाँ पे आपके एक्स प्लेयर्स भी आ रहे हैं, सुपरस्टार्स आ रहे हैं, और एक 16 साल का बच्चा देख रहा है उनको ट्रेनिंग करते हुए या लेक्चर्स देते हुए, सो उससे बहुत फ़ायदा होता है। सो ये अच्छा है प्लान इनका कि 3-4 महीने उस पर काम किया जाए, उस टैलेंट के ऊपर, उसको वेल राउंडेड बनाया जाए। आप बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, आप किस तरह उसको देखते हैं सोशल मीडिया? मेरे ख्याल से मेरा तो एक बड़ा ही अच्छा इत्तेफाक हुआ इससे, क्योंकि जो मेरा एक चैनल आप समझ लें, या जहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ रमीज स्पीक्स के ऊपर, सो वो एक तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और मैं यही समझ रहा था कि पता नहीं लोग जो है वो 2.5 मिनट के कमेंट को कितनी को वक़्त देते हैं या क्या समझते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है। मेरा ज़रा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, मैं इतना ज़्यादा क्विक ऑन द टेक नहीं हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट। बट मुझे ये पता है कि अगर आप जेन्युइन कमेंट करेंगे और एक जेन्युइननेस दिखाएंगे। आप बात कर रहे थे वेंट करने की। हाँ, आप क्या चाह रहे थे, क्या हाँ, वेंट? तो हुआ ये कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट था एक चैनल के साथ, हाँ। न्यूज़ चैनल के साथ, तो वो जो भी क्रिकेट में बात होती थी तो वो उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते थे, पेटी किस्म के टॉपिक्स के ऊपर आके तो वो कमेंट लेते थे, जो कि मैं उनको कई दफ़ा समझाया। मैंने कहा यार अपना एडिटोरियल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अगर आपने इतने सपोजिटली स्टार्स भरे हुए अपने पैनल के ऊपर, सो वो क्वालिटी ऑफ डिस्कशन जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए। वो ये नहीं होनी चाहिए कि आपकी टीम क्या है जी और फिर उसके ऊपर लड़ाई शुरू हो जाए, क्योंकि आपकी भी 12 की टीम अलग होगी, मेरे भी 12 की टीम अलग होगी, तो ये कोई टॉपिक नहीं है। सो फिर मैंने कहा, और फिर वो जब आप कोई बड़ी सिचुएशन हो जाती थी तो वो उसके ऊपर बात नहीं करते थे, क्योंकि वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ज़्यादा हमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता। तो फिर मैंने कहा मुझे ये नहीं करना। सो मैंने कहा मैं इससे अच्छा अपनी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं वो जाके मैं सोशल मीडिया के ऊपर बताऊं कि पाकिस्तान क्यों अच्छा खेला और इंडिया क्यों बुरा खेला और हम क्यों नहीं आगे बढ़े। सो वो हुआ ये कि वो एनालिसिस से शुरू हुआ, मैं जो कि 2-2.5 मिनट के थे। शायद आई थिंक ये जो इस तरह के छोटे किस्म के कमेंट्स जो है ना, जो ब्रीफ होते हैं, जो टू द पॉइंट होते हैं, इट वर्क्स, जिसका मुझे आइडिया नहीं था। मेरा तो ये था कि मैं जो व्हाट्सएप पे अपने एडिटर को भिजवाता था वो 3 मिनट से ज़्यादा की वो रिकॉर्डिंग लेती नहीं थी, मैं इतना बेसिक था। तो मैंने कहा यार 3 मिनट से ज़्यादा ना जाने दूँ, तो मैं 2.5 मिनट पे आ गया। तो वो मुझे नहीं पता चला कि वो 2.5 मिनट ही इज़ द क्रंच, इज़ अ विनर। सो वो आप क्रिकेट की बात करते हैं और क्रिकेट के ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। आप ये देखें कि इंडिया में क्योंकि ज़ुबान समझी जाती है उर्दू में, सो इंडिया में बहुत देखे जाते हैं। मुझे तो कहते हैं बांग्लादेश वाले फैंस कहते हैं कि आप हमारी क्रिकेट पे भी बात करें, इसी तरह से अफ़गानिस्तान के हैं। सो मैं कहता हूँ मैं इतने क्रिकेट देख नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, सो ज़्यादा फोकस अभी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर है। सो एक मीडियम मिला हुआ है मेरे ख्याल से, इसमें ग्रोथ जो है। अच्छा, ये मीडियोक्रिटी से इंसान कैसे बचाए अपने आप को? ये भी तो एक है ना कि कॉन्स्टेंटली रीइन्वेंट कैसे करे और मीडियोक्रिटी में ना फंस जाए। हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। हाँ। इसलिए कि एक तो खूब से खूब तर की तलाश जो है ना, ये आपको करनी चाहिए। अपने जो गोल्स हैं ना वो बड़े करने चाहिए। जब आप इमरान खान का भी बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप छोटा मत सोचें, बड़ा सोचें, तो कहीं आप मिडिल टियर में आके एंड होंगे। तो इसी तरह से आई थिंक यू गॉट टू बी क्लेवर एंड इन्वेंटिव और अपने आप को चैलेंज करें। सो मैं यही देखता हूँ कि जितने भी जो आपके फिल्म एक्टर्स सक्सेसफुल हैं वो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो तुक्के से वहाँ नहीं पहुँचे हुए हैं। उसके पीछे एक साइंस है। और ये साइंस मुझे तब पता चली कि मैं IPL की कमेंट्री कर रहा था, तो इवनिंग में शाहरुख खान ने दावत दी हुई थी अपनी टीम की। सो मैं भी उसमें गया। सो मैंने देखा उसने यहाँ पे ऐनक लगाई हुई है और वो रात के उस वक्त 3 बजे हुए थे और डिस्को का माहौल था। सो वो पूरे फाइनेंस देख रहे हैं अपने कोलकाता नाइट राइडर्स के, और वो परफॉर्मेंसेस देख रहा है, और उससे बात करो तो परफेक्ट जो बात
करने वाली थी वही कर रहा था. सो वहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि जो इसको मिला हुआ है वो इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर मिला हुआ है, यू नो. सो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए चीज़ें. तुक्के से कोई चीज़ नहीं चलती है. सो अगर आपको अपने आप को री इन्वेंट करना है और रीजिग करनी है चीज़ें टू फाइंड योर फुटिंग, और मे बी आपको हर वक्त जो है वो कंपेटिटिव रहने की भी ज़रूरत है. आई थिंक वो भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप और दिल से करें. मुझे ये लगता है कि जो चीज़ आपकी दिल से नहीं होती है उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं. So दिल से तो फिर पैशन होता है. हाँ, यू लव इट देन एंड यू लव इट. वो कहते हैं ना कि जब मेरे तो यही किताब में कि मैं जब लिखता हूँ तो जब मुझे गुस्सा आए आई राइट द बेस्ट, क्योंकि उसमें मुझे गुस्से से मेरी क्लैरिटी मुझे मिलती है. मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता है कि ये हम मैच क्यों हारे हैं. सो उसके आपको रीजंस भी बिल्कुल साफ नज़र आने शुरू हो जाते हैं. आपका कलम भी ठीक चलता है और वो आपका जो आर्टिकल है वो भी टॉप क्वालिटी का होता है. सो जब तक कि आपको गुस्सा नहीं आएगा और आप चीख के पैशन के साथ कोई आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी. और गुस्सा यूजुअली किस बात पे आता है? गुस्सा मुझे आता है झूठ बोलने पे बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए कि मैंने सीधी सादी ज़िंदगी गुजारी है. सो अगर कोई ट्रिक्स्टर मिलता है मुझे वो ठीक नहीं लगता. दूसरा मुझे आता है ऑब्वियसली जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे ट्रैफिक देख के बड़ा मुश्किल से मैं होता है. एक दफ़ा मैं मॉल टाउन आ रहा था, अभी ये तब तक सड़कें इतनी ठीक नहीं हुई थी. सो मैंने अपनी गाड़ी लगाई हुई रेड लाइट के ऊपर, तो मैं देखा पीछे से एक वो सुजुकी में यंगस्टर ही था, ऐसे आके साइड पे आगे करके ऐसे उसने गाड़ी खड़ी कर दी. मैं गाड़ी से निकला बाहर और मैं पहले तो उसको देखा, मैंने कहा देखो पाकिस्तान का फ्यूचर अगर तुम है, तो फिर मैंने उसको गाली देनी शुरू कर दी. मैंने लानत है तुम जैसे लोगों के ऊपर और ये और वो, और खूब खाट गालियाँ दे के मैंने वेंट किया. तो वो लड़का अभी गाड़ी में था तो उसने कहा सर रमीज़ राजा. तो मैं ऐसे करके मैं कहा जी. कहता सर बड़ा अफसोस हुआ, मुझे नहीं पता था आपकी ज़ुबान इतनी गंदी है. तो मैं घर वापस गाड़ी में बैठ के मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, तो फिर मैं खुद ही अब कुटता रहता हूँ. मैं जाके लोगों को नहीं कहता कि आप गलत गाड़ी चला रहे हैं. तो उसको सॉरी कहा? हाँ नहीं, मैंने सॉरी नहीं कहा, मैं आके बैठ गया गाड़ी में. मैं और क्या कर सकता था. मैं तो उसकी शक्ल देख, क्योंकि वो भी अमेज था, क्योंकि मैंने उसको बोलने नहीं दिया. तो ज़रूरी तो नहीं है कि गाली दी जाए, कोई और तरीका हाँ, भी तो नहीं मगर मुझे फ्रस्ट्रेट ये बिल्डअप होती है ना कई दिनों से हो रही थी शायद. तो मैंने बस वो जबकि नहीं, मगर वैसे मैं सोचती हूँ कभी कभी कि इंसान गाली क्यों देता है, और ख़ासतौर पे मर्द गाली क्यों देते हैं? ये तो मेल शोविनिस्ट है ना. तो वो तो अपनी बड़ाई ताकत दिखाने के लिए देता है कि कर लो जो करना है. आई थिंक आप पंजाबी थोड़े से शॉर्ट सर्किट भी हैं. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आप, क्योंकि मैंने इंडिया बहुत ट्रेवल किया, सो वो जो इंडिया को बैलेंस मिलता है ना, तो मैं उनको यही कहता हूँ लोगों को. मैं कहता हूँ देखो तुम्हारा एक हरभजन सिंह है, एक युवराज सिंह है, एक आधा और है जो 15 में से 3 पंजाबी हैं तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में. सो तुम्हें एक सॉफ्टनेस मिलती है साउथ से, चेन्नई से, वेस्ट से, बॉम्बे से तुम्हें कल्चर मिलता है, इसी तरह से तुम्हें कैलकाटा से आर्ट मिलता है, तो वो ड्रेसिंग रूम धीमा हो जाता है. तो मैंने कहा जस्ट इमेजिन ना, और उस वक्त वो एपिसोड भी हुआ था, वो हरभजन ने एक थप्पड़ मार दिया था आईपीएल में किसी प्लेयर को, वो हैंडशेक हो रहा होता है ना एंड ऑफ द डे. तो मैंने कहा जस्ट इमेजिन हमारे 15 जो हैं वो हरभजन टाइप हैं. सो क्या हाल होगा, यानी कि हंगामा ही होगा ना फिर. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े से, क्योंकि मैं भी पंजाबी हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट फ्यूज़ है हमारा. ये तो कंट्रोल नहीं कर सकता इंसान. कंट्रोल ही तो है मुश्किल चीज़ असल में. ये जो आपने सब्र की बात की. और बिल्कुल. और आई थिंक आप अगर दूसरों को देख रहे हो ना, तो फिर हर चीज़ को थोड़ा सा लाइट वेन में भी लेना चाहिए. मैं ये भी समझता हूँ कि आप और समझाने का एक और तरीका भी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. और वही आई थिंक मैं तो आपको एक जेन्युइन किस्सा बताया जिसकी मुझे खासी एम्बैरेसमेंट हुई, उसके बाद नहीं किया वैसे मैंने. हाँ नहीं, बिकॉज रियली हमें ये भी सीखना है कि जैसे आप कोच कर रहे हैं बच्चों को, मैं फील करती हूँ कि ये ज़िंदगी के साथ साथ सब कुछ सिखाना है. बिल्कुल कि आपने कैसे अपने आप को यू हैव टू प्रेजेंट. आपने हमने अगर अच्छे एग्जाम्पल नहीं बनेंगे तो फिर बाकियों का तो कोई चांस नहीं है. इसलिए कि आपके बहुत ही कम रोल मॉडल्स हैं पाकिस्तान में. सो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए. आज कहाँ खड़े हो आप? आज तो बैठा हूँ आपके साथ. जिंदगी में कहाँ खड़े हो? देखें, ये एक ऐसा सवाल है कि जब मैं ये फेज़ कंप्लीट करूंगा तो मैं आपको बता सकूंगा कि वो फेज़ मेरे लिए कितना अच्छा था या नहीं था. असल में देखें, एक खुमार सा है, आपको पता ही होगा, क्योंकि आप भी उसी दौर से गुजर रही हैं कि आप बाहर जाते हैं, लोग आपको देखते हैं,
ऑटोग्राफ लेते हैं, एडमायर करते हैं। अब तो सेल्फी लेते हैं हाँ, सेल्फी लेते हैं बगैर और पूछे। बिल्कुल सही बात है। और बड़ी मेहनत की आपने, इसलिए कि आपने एक इमेज को प्रोटेक्ट करके रखा है साल हर साल, क्योंकि ये माफ़ी नहीं देते हैं आपको बाहर वाले। आप आधा भी गलत कदम उठाएंगे ना तो आपको एक्सपोज करके रख देंगे। तो उस वक्त आपको ये लगता है कि इससे अच्छा फेज़ कुछ ज़िंदगी का है ही नहीं। आपको क्या चाहिए? अगर आपको एयरपोर्ट पे आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकती है उस मैडनेस में जो कि लाहौर एयरपोर्ट है, और अगर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो लोग सराहते हैं, और अगर आप वाघा बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं तो जो इंडियन आर्मी वाला बंदा कहता है जी कि हम इनका आपसे ज़्यादा ख्याल करेंगे, आप छोड़ दें हम इनको, सो आपको महसूस होता है कि यू हैव रीच समवेयर। मगर जब अच्छी बात यह कि घर में मुझे बिल्कुल जो है वो ज़ीरो करके रखते हैं ये लोग। मतलब है क्रिटिकल एनालिसिस मेरी हो रही होती है। मेरे यार भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि तूने बिल्कुल बकवास आज कमेंट्री की, तूने क्या बात ये कर दी। सो वो मुझे ग्राउंडेड रखती है चीज़, और मैं खुद भी ग्राउंडेड हूँ, क्योंकि एक फ़लसफ़ा, एक प्रिंसिपल मुझे एक बंदे ने सुनाया और सिखाया जिसके ऊपर मेरे ज़िंदगी बदल गई एक 5 मिनट की मीटिंग में। और ये दुबई में हुआ। मैं ब्रेकफास्ट रूम में था। T10 भी एक क्रिकेट होती है, पता नहीं आप क्रिकेट कितना देखती हैं नहीं, मगर वो एक तो T20 क्रिकेट है ना, 20 ओवर्स की। अब नहीं मैं देखती। अच्छा आई वाज अ करती। डाई हार्ड फैन। बिल्कुल मुझे पता है वो एक लेकिन जो, जब ये मैच फिक्सिंग हुई है ना, हाँ, इट ब्रोक माय आई हार्ट। नो। मगर वो जो एक हमारा रोमांटिक पीरियड था ना क्रिकेट का, जो आपने माजिद खान की बात की, वो ख़त्म हो गया। सो आपके हाउस होल्ड नाम अब नहीं है लोगों को पता, मगर एक T10 टूर्नामेंट भी होता है जिसमें 10 ओवर्स की क्रिकेट होती है। खैर, तो मैं उसको होस्ट कर रहा था। तो नेक्स्ट डे जब मैं उठा नीचे तो वो कोई 1000 ब्रेकफास्ट में लोग थे, तो मुझे कुर्सी नहीं मिली, मेज़ नहीं मिली। तो खैर मैंने अपनी तरफ से, वो 2 चेयर्स लगी थी, तो मैं अपना रख दिया जो खाना था। तो इतनी देर में वो एक और बंदा आ गया, कहते हैं मैंने ली हुई थी मगर रमीज़ भैया बैठे। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये कौन है? ये लड़का था बैठा हुआ था। खैर बैठ गया। कहता आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं यार, आई एम सॉरी। उसने कहा कल मैं जो हूँ पता नहीं मुंबई मराठास का मैं ओनर हूँ। लड़का था कोई, तो मैं बॉम्बे से हूँ, ये वो मुसलमान था। तो मैंने कहा अच्छा क्या? मैंने कहा यार रात अंधेरा था, मुझे तो पता ही नहीं कौन कौन आया हुआ था ये वो। तो खैर कहता है ये दुबई बड़ी अच्छी जगह है रमीज़ भाई। मैंने कहा हाँ अच्छी तो जगह। कहते नहीं यहाँ इज़्ज़त है लोगों की, जो कि हमारे देशों में नहीं है। सो मैंने कहा हाँ इज़्ज़त तो है, यहाँ पे लॉ बड़ा सख्त है। कहता नहीं, मेरा प्रिंसिपल ज़िंदगी का बड़ा सिंपल है कि ये जो मुआवजा ऊपर वाले ने आपके अंदर किया हुआ है, और मुआवजा ये है कि एक रूह है, एक दिल धड़क रहा है, वही मुआवजा है ये जो मुझे ब्रेकफास्ट ला के दे रहा है ना बंदा, इसके अंदर भी है। सो फिर हम इतना अतराते क्यों हैं? हम इतना क्यों सुपीरियर फील करते हैं? बिकॉज एग्जैक्टली मैकेनिज्म ऑफ जीनियस जो है चल रहा है इसके अंदर भी और आप मेरे अंदर भी। सो मैं क्यों सोचूं कि मैं इससे सुपीरियर हूँ? तो मैंने कहा हाँ यार ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक की है। सो कहते हैं इसलिए यहाँ पे इस मुआवजे की इज्जत है और सबको इज्जत दी जाती है। सो इसका इतना मेरे पे प्रोफाउंड इफेक्ट हुआ कि मुझे ऐसे लगा, तो मैं अपने घर का जो गेट है वो मैं खुद खोलना शुरू हो गया। कई छोटी चीज़ें जो मैं पहले किसी को आवाज़ दे के करता था, क्योंकि मुझे ख्याल आया कि हम बड़े नहीं हैं, हम सारे इक्वल हैं, सबके अंदर वही चीज़ हो रही है जो हमारे अंदर हो रही है। वो तो एक टाइम एंड प्लेस जो है वो हमारे फेवर में चली गई, जिसकी वजह से हम स्लाइटली एट एन एडवांटेज है। बट अगर आप देखा जाए इंसान के अंदर वही मौजा है जो दूसरे के अंदर है। सो मेरा प्रिंसिपल लाइफ का बदल गया इसके बाद। कोई रिग्रेट्स हैं लाइफ में? रिग्रेट्स हैं कि मैं अपना रिकॉर्ड बहुत बेहतर कर सकता था, क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड थी ना वो ये नहीं थी कि हम कोई मुझे कोई क्रिकेट खेलनी थी पैसे बनाने के लिए। सो मुझे क्रिकेट खेली मैंने जैसे कि एमेचर्स खेलते हैं इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। सो अगर मुझे दोबारा से मौका मिलेगा तो जितने मैंने 40 रन किए हैं और 50 किए हैं, इसको मैं बढ़ा के 100 रन कर सकता था अगर मेरा टेम्परामेंट थोड़ा सा बेहतर होता। क्योंकि मैं जल्दी से उकता जाता था कि मेरी मर्ज़ी की अगर पिच नहीं है, मेरी मर्ज़ी की अगर बैटिंग नहीं हो रही है, सो मैं आई यूज्ड टू गिव अप वेरी क्विकली। आपको लगता है आप स्पॉइल्ड थे? स्पॉइल्ड था, बहुत स्पॉइल्ड था। छोटा था मैं, और स्पॉइल्ड इसलिए था कि रिजल्ट्स ठीक लाता था, ताबेदार भी था, इमोशनल भी था, ख्याल भी करने वाला था, और मतलब है अच्छा सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट भी था। ये नहीं था कि मैं उस कोई ख़ास ऐसे ही स्पॉइल्ड था,
तो शायद उस वजह से भी, शायद मेरे पेरेंट्स के हालात भी ठीक हो गए थे कि मुझे उन्होंने HSN कॉलेज में पढ़ाया भी, बाहर भी भिजवा सकते थे। वैसे बाय द वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा दाखला होते होते बच गया, क्योंकि 87 के टूर पे हम कंबाइंड यूनिवर्सिटी से मैच खेल रहे थे। तो उस वक्त मेरी उम्र थी कोई 26 साल की और मैंने 1 साल हुआ था क्रिकेट खेलते हुए। तो उन्होंने कहा कि हम ऑफ़र करते हैं, क्योंकि आपने टेस्ट खेले हुए और आपके पास MBA की डिग्री भी है। सो फिर मैंने घर भी फ़ोन किया, वे भी किया ऑप्शंस। सो मैंने कहा नहीं यार, मुझे इतना मोहब्बत और लगाव है क्रिकेट से, अगर मैं अब छोड़ गया, क्योंकि वो कह रहे थे आप 2 साल तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे इंटरनेशनल, तो फिर मैंने नहीं किया। सो अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरे पास, मगर मैं समझता हूँ कि मैं स्पॉइल्ड तो था डेफिनेटली, बिल्कुल। तो मगर उससे क्या होता है जब आप फील करते हैं आप स्पॉइल्ड हैं? तो आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप कहते हैं हाँ। अगला गलत है, मैं ठीक हूँ। एक आपको खाम समझते हैं, आपको हेड एडवांटेज, आप समझते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और मेरे मुताबिक होंगी। मैं घर से बाहर निकलूँगा तो बारिश के बाद पानी नहीं खड़ा होगा, मगर होता है। मुझे ट्रैफिक ठीक मिलेगी, क्योंकि मेरी मर्जी है, तो ट्रैफिक ठीक नहीं मिलती। तो झटका कौन सा लगा था, कब लगा था, किस? हाँ, झटका, क्योंकि लगता है ना जैसे जिंदगी में कोई ऐसी चीज जरूर होती है हाँ, जो आपको झटका इतना कोई खास नहीं लगे, छोटे छोटे लगते हैं जो कि हाँ। आपको आपको दोबारा से रियलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि मेरा जो मानना है ना, ज़िंदगी में आपके डॉट्स कनेक्ट होते हैं। सो मैं जो यहाँ पे आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये डॉट्स कनेक्ट हुए हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पे आया, किस तरह से आप आई और किस तरह से ये सारी चीज़ें। और मैंने कहा कि मैं पिछले हफ्ते बिजी हूँ, इस हफ्ते में हूँ। सो वो चल रहे थे अभी तक डॉट्स ऐसे, और ठक करके मिले तो ये इंटरव्यू हुआ। इसी तरह से ज़िंदगी में 10 चीज़ें ठीक होनी पड़ती हैं फॉर यू टू गेट वेयर एवर यू वांट टू गो, या आपको जो चीज़ मिलनी होती है। सो उसका वेट करना बेस्ट इलाज है, मैं ये समझता हूँ। आप जितनी मर्जी, ऑब्वियसली मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपने आप को प्रमोट कर दिया उस डॉट में कि मैं इस काबिल हूँ, अब मुझे 10 डॉट्स और चाहिए जो मेरे इस काबिलियत को मानेंगे और मुझे, मेरे लिए रास्ते खोलेंगे और डोर्स ओपन होंगे। सो कई लोग इसको लक कहते हैं, कई लोग ऊपर वाले की रज़ा कहते हैं, ऊपर वाले की रज़ा भी होगी, मगर मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे सोचता हूँ। और मैं कहता हूँ कि जब इंसान के डॉट्स मिलते हैं तो तब उसको दरवाजे खुलते हैं। जिन्होंने फिक्सिंग की है उनको नहीं, हाँ। उनको नहीं। और इसलिए कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, 10 लड़के मैच जीत रहे हैं पाकिस्तान के लिए और एक लड़का मैच हरा रहा है, तो आप सोचें ना कि क्या हाल होता है। बच्चे जब पैदा हुए उन्होंने कैसे बदला आपको? बच्चे जो है ना, मुझे समझते हैं स्पॉइल्ड डैड, एब्सोल्युटली। वो मतलब मेरा है कि वो मुझे मेरे बाप लगते हैं और मैं लगता हूँ कि मैं छोटा सा किड हूँ घर में। सीरियसली हाँ, ये होते हैं। वो मेरी बच्चे ट्रेनिंग कर कहते रहे थे कि हैं, अब गुस्सा करने की जरूरत नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर मैं अच्छा कहता, मैं कहता नहीं यार हैदर, ये देखो यार, स्टूपिड बातें कर रहे हैं ये। तो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा ये वो। तो मुझे वो तसल्ली तो देते आप हैं। अभी भी करते हो अब ये? मैं, मतलब मेरा है कि घर में मैं ऐसा होता हूँ कि जैसे 10 साल का बच्चा है, लिटरली। मतलब मैं कोई अच्छा उस लिहाज से रोल मॉडल नहीं तो हूँ। आपने कुड़ना बंद नहीं किया? नहीं, कुड़ना मैं घर में कुड़ता रहता हूँ। मतलब मैं जो पॉलिटिकल शोज होते हैं, मैं तो अब देखने ही बंद कर दिया मुझे, क्योंकि मैं टीवी तोड़ने को मेरा दिल चाहता कवि साहब ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। उन्होंने मुझे 2 चीज़ें सिखाई थी, वक्त की पाबंदी, हाँ। और एक उन्होंने मुझे बताया कि बार बार मत कुढ़ा करो, एक बार कुढ़ा करो। कितनी अच्छी बात, सही बात है, you सही know, बात है। कि मतलब कुढ़ना। नहीं, मैं तो हर 5 मिनट बाद कुड़ता हूँ। हर 5 मिनट के बाद कुड़ता हूँ मैं, और अच्छा खासा कुड़ता तो हूँ। ये अच्छी लगती है अपनी आदत? नहीं, दूसरों को तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मेरी बीवी तौबा तौबा करके उधर चली जाती है। तो मतलब बच्चे भी मेरे जो है वो राइट लेफ्ट पे हो तो आप जाते हैं। कभी सोचा है कि ये कितनी एनर्जी का ज़िया है? हाँ, नहीं, मुझे मज़ा आता है। मुझे ना एकदम से आई फील वेरी लाइट कि मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता कई दफ़ा, हाँ। क्योंकि शायद जब मैंने पहली बात की इमरान खान से, जब ओथ सेरेमनी में, सो सारे चुप करके बैठे थे, घबराए हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा इमरान भाई, मेरी असेसमेंट आपके बारे में फॉलोइंग है कि आप इतने लकी इंसान हैं कि आप बेशक गलतियां करते रहे, दूसरे इतनी आपसे बड़ी बोंगियां मारते हैं कि आप फिर रीसर्फेस हो जाते हैं। सो आपकी एग्जैक्टली मैं एक चीज़ आपसे नहीं वो कर रहा। सो मैंने कहा आप असल में आपकी लक जो है ना, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। तो खैर वो उसके हाथ में तस्बीह थी, तो खैर सुना, सब ने सुना। पिन ड्रॉप साइलेंस। कहते हैं लक नहीं, ऊपर वाला।
सो मैंने कहा हाँ ऊपर वाला, बट मैं जो कहना होता है मैं कह देता हूँ, पता नहीं वो पॉलिटिकली ठीक था या नहीं था। नहीं ठीक था हाँ, ना, तो मैंने मेरी एक असेसमेंट थी हाँ। जो मैंने बोल दी, और मैं इसीलिए 100% श्योर हूँ कि आप इम्मी खान को बीट नहीं कर सकते। मैं लिख के देने को आपको तैयार बहुत अच्छे लगते हैं वो। नहीं, अच्छा लगना नहीं है, मुझे खौफ आता है। यू हैव फेथ इन। हाँ, मुझे खौफ आता है जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं ना, क्योंकि ये हमने करके देख लिया, क्रिकेट में करके देख लिया, और 92 वर्ल्ड कप से ज़्यादा एग्जाम्पल किसी के हैं नहीं, क्योंकि हम हार रहे थे, एक इंसान कह रहा था कि हम जीतेंगे क्योंकि मेरा हॉस्पिटल बनना है। फिर हम हारते थे कि कोई बात नहीं है, हम जीतेंगे, फिक्र ही ना करो, फिक्र ही ना करो, जीतेंगे जीतेंगे। जैसे कि अभी पॉलिटिकल टोन है उनकी कि फिक्र ही ना करो, पाकिस्तान में ठीक करके दूंगा। एंड में फिर हमने सोचा कि आई थिंक बट आई बिलीव दैट वो हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये जितनी पॉलिटिकल आप जो मर्जी एनालिसिस कर लें कि पाकिस्तान इस वक्त महंगाई है जी, ये चीखें निकल गई, फलाना हो गया फलाना हो गया, मेरे आप वर्ड्स मार्क कर लें, और ये प्रोफेसी है एक तरह से, ही विल सक्सीड, ही इज बाउंड टू सक्सीड। आप जो मर्जी कर लें इस इंसान का, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, ये आपको 1000 में से 1000 दफा गलत प्रूव करेगा, जस्ट बिकॉज एक तो नीयत का साफ है और दूसरा हार्ड वर्किंग है एंड बला की इंटेलिजेंस है इनमें। ये अगर तीनों इकट्ठे हो जाएं तो फिर रोकना मुश्किल है। आपने अपना क्या गोल बनाया फ्यूचर का? मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं जाके ना कॉलेजेस में थोड़ा सा पेप अप टॉक्स दूं, यूथ को थोड़ा इनविगरेट करूं, कोई उनको बताऊं कि मुकाम हासिल करने के लिए क्या करना है, और आप वेट ना करें कि गवर्नमेंट से आपको नौकरियां दें, आप खुद से खड़े हों, बिजनेसेस की तरफ जाएं, कॉर्नर शॉप्स खोलें, कुछ करें, 4 लड़के मिल के करें, कुछ भी करें, अपने जो हालात है ना अपने हाथ में रखें। ये जो एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी है ना, ये बड़ी फ्रस्ट्रेशन कि कोई आएगा और आके करेगा, या मेरी एक नौकरी लगी हुई है, प्लीज यार उसको ना छेड़ो, उसको ना छेड़ो। असल में जब तक कि आप ये फ्री नहीं होंगे, खुद अपना लीडर है, वो जो आपकी लीडरशिप के कीड़े और एक सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस और एक कर दो जी कि हम ये करेंगे, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, और मुझे अपना जो है खुद लीडर बनना है, अपना फ्यूचर अपने हाथ में रखना है, और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। आप जाएं ठोकर खाएंगे, आप फिर खड़े हो जाएंगे, फिर आप What keeps you going? आई थिंक मुझे यही है कि मुझे अब खूब से खूब कर की तलाश है। फॉर एग्जाम्पल एक सोशल मीडिया एक मेरे लिए चैलेंज है, मैं अब इसमें और बढ़ना चाहता हूँ, देखते हैं कि कहाँ तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकता हूँ, कमेंट्री में और अच्छा करना चाहता हूँ, मे बी कोचिंग की तरफ निकल जाऊँ, हू नोज़ अगले 5 सालों में। सिनेमा है, आर्ट है, कल्चर है, इसके ऊपर मैं जाना चाहता हूँ, इसी तरह से कुछ चीज़ नहीं। तो लिखना शुरू किया है कि मैंने इस तरह की कहानी बनानी है? हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा कीन हूँ, तो आपने मुझे मिलाना है एक स्क्रिप्ट राइटर। हाँ बिल्कुल मिलाऊंगी, बिल्कुल मिलवाऊंगी। मुझे ये करना है, ये मुझे ज़िंदगी में ठीक ठाक पंगे लेने हैं। हाँ, इससे मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे जो डर नहीं लगता? नहीं डर लगता, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैंने ना किया तो मैंने जिंदगी जाया की है। अच्छा। वो अगर, और इस वक्त मेरे बस में भी हैं चीज़ें और मौका भी है, मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहता। माफ़ कर देते हो लोगों को? और जिन्होंने फिक्सिंग की है उनको नहीं। हाँ, उनको नहीं, और इसलिए कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, 10 लड़के मैच जीत रहे हैं पाकिस्तान के लिए और एक लड़का मैच हरा रहा है, तो आप सोचें ना कि क्या हाल होता है। मेरे लिए वो नाकाबिले माफ़ी इसलिए है कि बड़ी छोटी सी क्रिकेट फ्रेटर्निटी है और ब्लैक एंड वाइट में चलती है। ये कोई माशरा नहीं है कि जहाँ पे इस्लाह हो के आप वापस किसी को ले आएंगे, क्योंकि 200 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ये कोई अरबों खरबों की है नहीं है सोसाइटी। तो ये, और आपने गलती की, आई एम सॉरी, ये गलती की वापसी की गुंजाइश नहीं है। इस लिहाज से मैं बहुत ही एडमेंट हूँ और बहुत ही सख्त हूँ, क्योंकि जिन्होंने खेला हुआ है ना पाकिस्तान के लिए, ये आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे जो कि नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से आते हैं, ये माफ़ी तलाफ़ी कर देते हैं कि जी कोई बात नहीं, उसने माफ़ी कर दी, उसने माफ़ी मांग ली, उसको सज़ा हो गई, अब वापस उसको ले आते हैं। ये एक गलत प्रेसिडेंट है, और ये कभी भी जो लड़के साथ खेले हुए हैं वो कभी ये चीज़ माफ़ नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर आपने पाकिस्तान और अपनी टीम के साथ गद्दारी की है, यू नॉट ए टीम प्लेयर। बाकी मैं माफ़ कर देता हूँ, इसलिए कि। और माफ़ी मांग लेते हो? हाँ, माफ़ी भी मांग लेता हूँ, अपोलोजाइज कर देता हूँ, सॉरी, बहुत जल्दी कर देता हूँ कि माय फॉल्ट। What makes you very happy? डिफरेंट
तरह से है. फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ अच्छी खा ली मेक्स मी एक्सट्रीमली हैप्पी. डू यू कुक? मैं सिर्फ अंडा वंडा बना लेता हूँ अच्छा. ब्रेकफास्ट में. बट अच्छा खाना शौक है. हाँ, इसलिए कि मेरी जो बीवी है वो उसकी दिल्ली के फैमिली है, तो हिंदुस्तानी बैकग्राउंड है ना, तो मैं जब रिश्ते के लिए गया ना, तो इसकी वालिदा ने चाय, क्योंकि वो दिल्ली की में पैदा हुई थी, सो चाय बनने में लिटरली समीना कोई 15 मिनट लगे, क्योंकि पहले वो कप्स गर्म हुए, उसके बाद वो पानी जो था उबलता हुआ था, फिर वो फेंका गया, वो चाय जो है, अच्छा वो फिर उसके बाद टिकोजी पे उतनी देर चाय रही, उसके बाद चाय पड़ी और गर्म दूध आया, फिर वो आया, फिर वो पिच प्याली में आई और दूध ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं. मैंने कहा नहीं मम्मी, बिल्कुल सब चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक हैं. वो जब मैं खाना खाता था मेरे सर पे खड़ी हो जाती थी कि ठीक पका है, ये क्या है दाल, मतलब दाल खाने में भी जो था ना वो था कि आधा दिन लग जाता, तरद्दुद बहुत था. सो वो उस लिहाज से फिर वो, अब तो मैं यूज्ड टू हो गया हूँ, मैं रिकॉर्ड भी लगाता हूँ क्योंकि मैं उनको तोड़ा तोड़ा कहता रहता हूँ. मैं कहता हूँ कि यार क्या तुम्हारे मम्मी याद आ गई यार, क्या खाना बनाया तुम लोगों ने. तो मेरी आदत उन्होंने डाल दी है. सब खाना ठीक ठाक, मुझे खुशी होती है छोटी चीज़ों के ऊपर. अपनी टीम में कोई मुझे बैट्समैन मिल जाए उसकी मुझे बड़ी खुशी होगी. अभी तक वो बैट्समैन उसने, बाबर आजम है एक ऐसे प्लेयर, आप नाम याद रखें, वो सुपरस्टार बनेंगे. सो उनमें जरासीम है ग्रेटनेस के. तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए कि जो मेरा प्रोफेशन है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा करती है तो इज्जत होती है. फिर ये कि दोस्त के साथ बाहर जाना मुझे अच्छा लगता है, गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, आपस में बैठ के जैसे तो म्यूजिक. जब बेटे को गोद में उठाया था दोनों को? हाँ, मुझे छोटे को उठाया था, बड़े को तो खैर हाँ वो था नहीं, मैं मगर मुझे तो यकीन नहीं आया, मैंने कहा इतना सफ़ेद मेरा बेटा. सो पहले तो ये था, तो वो मेरी बीवी ने माइंड किया कि मेरा रंग ठीक ठाक है, बट वो तो हम उसको छेड़ते हैं कि फारी तुम्हें इंग्लैंड में कोई भी तुम पे रेशियल अटैक नहीं हो सकता क्योंकि तुम लगते ही जॉर्ज हो. सो बट फैमिली में रहना, बेटों के साथ बात करना हाई होता है. हाउ डू यू गिव योर टाइम? किस तरह वक्त देते हो? अब ये होता है कि जब, और क्या करते हो? मैं असल में इनको शौक है ट्रैवल का भी. सो होता ये है कि इंग्लैंड में हमारा ज़्यादा टाइम अब गुजरता है. जैसे ही मैं आता है तो क्योंकि अब किसी की कोई नौकरियां हैं नहीं ना, मेरी नौकरी तो है नहीं, वो इंटरनेट पे मुझे नौकरी मिलती है, मैं आगे चला जाता हूँ. सो पढ़ाई भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है बच्चों की. सो हम 3-4 महीने इंग्लैंड में रहते हैं, फिर टूर के ऊपर ये आखिरी पार्ट में आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल अभी साउथ अफ्रीका था, केप टाउन बहुत पसंद आया इन्हें. सो अक्टूबर में शायद ऑस्ट्रेलिया का टूर होगा. सो इस तरह से ये लोग ट्रैवल करते हैं. बट जब इकट्ठे होते हैं तो हम भरपूर टाइम गुजारते हैं, फिर मजाक भी होता है, बाहर भी खाने जाते हैं. सब प्रीटी हैप्पी दैट वे. गेम्स खेलते हैं आपस में? गेम्स ज़्यादा नहीं खेलते, मतलब मेरा है कि कार्ड्स खेल लिए तो खेल लिए, उससे ज़्यादा नहीं. और वो भी जब ऐसे टूर्स वगैरह पे होते हैं ना, टाइम किल करने के लिए ज़रूर करते हैं. कभी रोया? नहीं, रोया नहीं हूँ मैं एज सच. नहीं, उस लिहाज से मैं खासा स्ट्रांग हूँ, इसलिए कि हेड ऑन लेता हूँ. आप समझते हैं कि अगर आप रोएं तो आप कमज़ोर हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि रोना जो है वो आपकी स्ट्रेंथ में नहीं कंसिडर होती, शायद होती हो कई लोगों के लिए, बट जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग पॉइंट था, मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ और उसमें मैं बताता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक वीक मोमेंट था. और वो था जब मैं रिटायरमेंट के लिए मैं खेल रहा था टोरंटो का टूर्नामेंट. सो उसमें जो है मुझे अब डिसाइड करना था और मैंने घर भी नहीं बताया था. सो उनकी एक बहुत बड़ी टोरंटो में जो आई थिंक लॉन्गेस्ट स्ट्रीट है, मुझे नाम भूल रहा है, कोई 2-3 मील लंबी है. सो वो मैंने कम से कम 5 घंटे वॉक की और राइट एंड लेफ्ट. सो मैं प्रोज एंड कॉन्स तोल रहा था कि क्रिकेट छोड़ी तो क्या होगा, खेलता रहूं, खेल सकता हूं, इज्जत के साथ नहीं खेलूंगा, फिर अंदर बाहर होना शुरू हो जाऊंगा. इस उम्र में मुझे नहीं चाहिए कि मैं रिजर्व्स में चला जाऊं. सो वो एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था, मगर एक दफ़ा डिसीजन जब ले लिया फिर मैं सुखी हो गया. फिर देन लाइफ मूव्स ऑन. सो उस लिहाज से जो है मुझे कोई ख़ास रिग्रेट्स नहीं. रोया नहीं. And you've never cried? I've never cried. जिंदगी क्या है? ज़िंदगी जो है वो एक स्ट्रगल है, और अच्छी स्ट्रगल है. आई थिंक पॉजिटिव वे में लें तो आपको हर साल अपनी एक सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए. मैं वो रोबोटिक नहीं हो रहा हूँ, बट कि फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से मेरी कमेंट्री जो है वो पहले से अच्छी हुई है या ख़राब हुई है. और ये न्यू ईयर्स ईव पे असेसमेंट होती है या नहीं? नहीं होती. आई थिंक खुद ही करते हैं आप. न्यू ईयर या
इट कैन बी एनी टाइम ऑफ द ईयर? एनी टाइम ऑफ द ईयर, अच्छा, एनी टाइम ऑफ द ईयर, मतलब मेरा हर ट्रिप के बाद कुछ आप लोगों कर का होता सकते है ना हैं। वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हाँ, नहीं, मैं अपने आप को वैसे ही असेस करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल फिटनेस की असेसमेंट है, अब मुझे 1 महीने में 10 किलो वजन कम करना है एंड आई विल डू इट। है। मैं आपको बताता हूँ सीरियसली, इसलिए कि इस लिहाज से मेरी रिजॉल्व बड़ी स्ट्रांग है और शायद इस वजह से ही मैं ब्लिंकर्स ऑन करके काम करता हूँ। सो मुझे आप अगर कह देना कि तुमने 10 घंटे गाड़ी चलानी है और वहाँ जाना है, और अगर मैं और आपका ये मामला तय हो गया तो मैं 10 घंटे गाड़ी चला के जाऊँगा। सो इसी तरह से जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो फिर ब्लिंकर्स ऑन करता हूँ। और फिर थोड़ी सी एक एक्साइटमेंट भी होती है असल में कमेंट्री के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के इवेंट में जा रहे हैं आपका, तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो प्रिपेयर कैसे करते हैं आप? प्रिपेयर जो है इसके लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्रिकेट खेली हुई है आपने। प्रिपरेशन होती है आपकी एक गट फीलिंग के ऊपर चलती है ये गेम, कि ये अब ये शॉट खेलेगा नहीं खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा, और खेली तो क्यों खेली, और मैं ये समझता हूँ कि इसको खेलनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ खेलनी चाहिए। ये हैमर पॉइंट आप करते रहते हैं यहाँ भी और वहाँ के ऊपर भी। आप कहाँ थे जब वसीम की डेथ हुई? मैं इंग्लैंड में था, और वो इंग्लैंड में ही डेथ हुई उसकी। वो क्रिकेट खेल रहा था। हाँ। और मैं हैरान रह गया, क्योंकि इतना फिट इंसान, मुझे नहीं पता था कि उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। 54 साल उसकी उम्र थी और उसकी वेस्ट 32 थी, यानी कि 1 इंच का फैट नहीं था। बट वो जब आनी होती है तो आनी होती है, वो एक क्लॉट कहीं उसके वहाँ पे रुका, एंड क्योंकि क्रिकेट फील्ड में था इसलिए रिकवरी जल्दी नहीं, हालांकि एयर एम्बुलेंस आई और सब कुछ हुआ, बट ही जस्ट डाइड ऑल ऑफ अ सडन, जस्ट लाइक दैट। और इस आपको बदल दिया इसने? हाँ, मेरा तो मैं तो फैन था ना वसीम राजा का। सो हम जब वो टेस्ट स्टार था तो मैं 10 साल का था, यानी कि जब वो 20 साल का था, 21 साल का। सो हम कमरा एक ही शेयर करते थे। सो मुझसे बड़ा बड़ा प्यार था, तो सारी रात वो ख़वातीन से फ़ोन पे बात करता था। अच्छा, अब मुझे नींद नहीं आती थी, मैं कभी तकिया यहाँ रखूँ, और फिर मैं अपनी माँ के पास, मैं कहा अम्मी मैं इसके साथ नहीं रह रही, क्या कर रहा है? मैंने कहा जी सारी रात ये फ़ोन पे बातें करता है। खैर उसको बहुत डांट वांट पड़ी, क्योंकि वसीम राजा हार्ट थ्रॉप था जब वो ग्रो कर रहा था। दाढ़ी थी उसकी, बाल थे, जिस तरह से वो क्रिकेट खेलता था। और उस वक्त एक ख़ास क्रीम देखने आती थी क्रिकेट को। मैं बात कर रहा हूँ 72, 73, 74। तो फिर खैर, और मगर फिर बहुत उसने मेरी ट्रेनिंग भी की, मुझे इंग्लैंड बुलाया भी क्रिकेट खेलने के लिए। सो मेरा उसका खासा बॉन्ड था। फिर 2 मैचेस में हम इंटरनेशनली इकट्ठा खेले। सो मुझे डर ये कि ये ना आउट हो जाए, इसको डर ये कि छोटा भाई ना आउट हो जाए, तो अजीब एक कशमकश थी। तो फिर मुझे याद है मेरा पहला वनडे था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो मैं और ये बैटिंग करने आए, तो हमें रन्स खासे चाहिए थे, तो कहता मैं हिट मारता हूँ, तू ना मारी अभी। सो इसने हिट मारी और आउट हो गया, मुझे अभी तक याद है। सो मैंने खैर 70 स्कोर किया, मैं मैन ऑफ द मैच भी बना, बट इसकी सेक्रीफाइस मुझे हमेशा याद रही कि मैं चांस लेता हूँ, तू ना चांस ले। सो अच्छे थे वो। और अब्बू से शाबाशी मिली दोनों को एक कभी? हाँ, वो तो मिली। इनफैक्ट ये मेरा रूममेट भी था वो टूर के ऊपर। सो मैं ना ऑर्डर कर सकूं ब्रेकफास्ट, ये मेरे लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रहा है, खाना ऑर्डर कर रहा है। मैंने कहा भाई मुझे ये नहीं खानी है, कि नहीं ये तू खा, ये वो। खैर मैं 15 दिन के बाद मैनेजर के पास मैं कहा सर मेरा रूममेट बदल। कहता की कह रहे तेरा भरा आएगा? मैं कहा जी सर मैं बस हो गया। सो ये मेरे पास तूने शिकायत लगाई है, तूने रूममेट? मैं कहा यार मैं अब नहीं है, मेरी उम्र के कितने लड़के हैं यार, मैं तेरे साथ ना मैं खा सकता हूँ ना कुछ बाहर जा सकता हूँ, हर चीज़ के ऊपर ये देखता था। तो खैर मैंने अपना रूममेट बदला, मगर इसको प्यार बेइंतहा था मेरे से, बहुत ज़्यादा था। सो वो एक बहुत बड़ा एक लाइफ चेंजिंग था, है ना? बहुत ज़्यादा था, इसलिए कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था हमारी फैमिली के लिए, इसलिए कि वो इतना फेवरेट था घर में सभी का। सो बहुत बड़ा धचका लगा सबको। आपको समझ आई कि ये मौत क्या चीज़ है? हाँ एब्सोल्युटली, यानी कि ऐसा ही है ना, ये ना आए तो ख़त्म। सो और मेरे वालिद की डेथ भी बड़ी इसी तरह से आयरॉनिक थी कि खुद गाड़ी चला के गए और हार्ट के लिए टेस्ट करवाने गए, और फिर उन्होंने कहा जी आपको एडमिट कर लेते हैं ये वो। सो मुझे तो पता भी नहीं था ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो मैंने घर ऐसे ही फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल गए, उनको रख लिया। मैंने कहा आपने बताया नहीं? अम्मी से कहा कि नहीं वो कह रहे हैं सब ठीक है सुबह वो। सो मैं जब गया तो वो सो रहे थे। सो मैंने कहा कि अटेंडेंट था हमारा, तो उसने कहा जी ठीक है आपको अभी याद कर रहे थे। तो मैंने कहा कि उठाओ? मैंने कहा नहीं सोया रहने थे। सो फिर मैं डॉक्टर के मैंने कहा सांस थोड़ी ज़्यादा है, कि नहीं ठीक है सुबह आप ले जाएगा। तो 5 बजे सुबह फ़ोन आया कि जी तबीयत ख़राब होगी, एंड देन ही डाइड। सो मैं यही भी कहता हूँ कि कई लोग कहते हैं ना कि कईयों को
जल्दी ऐसे आ जाती है मौत, और ये कितना कंफर्टेबल ये भी होता है कईयों के लिए कि खुद गाड़ी चला के गए और फिर Can you आ गए। imagine? हाँ, He actually went. हाँ, he actually went, went. और गाड़ी And- पार्क थी हाँ। पार्किंग लॉट में, जब वो किसी ने सोचा भी नहीं कहते था। ना, just- हाँ, और अब just- मैं देखता हूँ ना कि लोग जो बीमार रहते हैं Yes. बेचारे, और My कितनी mother ज़्यादा is going देखें through ना, that. तो कितना आपके लिए हाँ। तकलीफ दह चीज़ है ये। तो मैं तो अपने वालिद को देख के तो लोग कहते थे कि बहुत अच्छा हुआ है जिस तरह से गए हैं वो। And how old was he? He was I think 80 Oh. 80 थे। 80 में वो गाड़ी चला के हाँ, फुल और अपनी जिमखाना मौत ये की वो, तरफ हाँ, खुद खुद गए। और मुझे बस सिर्फ यही है कि मैं बात नहीं कर सका जब उसने कहा ना आपको याद कर रहे थे अभी, सो मैंने कहा मैं उठाऊं, मैंने कहा नहीं सोया रहने दो। और वो हमेशा कहते थे जब भी जा रहे थे ना कि वो ये पंजाब कार्डियोलॉजी जो है ना, ये जो हार्ट का है, कि हार्ट जो है ना मैं थे आवागा। मैंने कहा आप पहले से क्यों प्लान करी जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा हार्ट का। सो जब अब भाई की डेथ हुई तो आप लोगों ने सबने टेस्ट नहीं कराया अपना? हाँ नहीं, आपको वही चेकअप वही, हाँ, कराने मैं अब थे? अपना करवाया क्योंकि हाँ, मेरी वो एज है, हाँ। सो मेरा भी कोलेस्ट्रॉल हाई है। हाँ। सो वो आई थिंक फैमिली से होता है ये, आप हाँ, जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर बिल्कुल। लें, चाहे जैसी मर्जी आपकी वेस्ट लाइन हो बिल्कुल। जाए, एक अंदर का सिस्टम अलग काम हाँ। करता है। सो बिल्कुल ठीक कह रही हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू समीना, थैंक बहुत बहुत यू शुक्रिया। रमी, बहुत अच्छा नहीं, लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई रियली होप एंड विश कि आपके जितनी बकेट लिस्ट में, आई डोंट लाइक द वर्ड बकेट लिस्ट, नहीं, ठीक है, चलें, उसको कोई और नाम दे देते हैं, wish list करें। विश हाँ, लिस्ट, बिल्कुल और जितनी ख्वाहिशें हैं हाँ, आपकी बिल्कुल। वो सारी पूरी हों, हाँ, thank एंड यू आर एबल टू गो टू एवरी कॉलेज, है ना, एंड इंस्पायर यंग पीपल। एब्सोल्युटली, दैट आई प्लान हाँ, टू डू, हाँ। दैट आई प्लान। एंड जो भी फिल्म बनानी है और जो भी काम करना है आपने, बिल्कुल सही है। हाँ, आप कर पाएँ, आप सेहत से रहें, हाँ, बहुत और आप शुक्रिया। अपने बच्चों की सारी खुशियाँ देखें, बहुत बहुत और शुक्रिया। अपनी बेगम के साथ बहुत टाइम गुजारें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। Thank आपका you. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank so you. much.